चलिए, आप सभी लोगों को नमस्ते और आप सभी लोग जुड़ जाइए और देखते हैं आज के जो क्वेश्चंस होंगे उसको हम लोग करेंगे। ठीक है, सभी लोगों को गुड इवनिंग। शुरुआत करते हैं आज के सेशन का। आप सभी लोग लाइव आ जाइए मेरे भाई और देखते हैं आज के जो क्वेश्चंस होंगे उसको हम लोग देखेंगे बारीकी से। पहला जो क्वेश्चंस हमारा है, ये आज कितना नंबर सेट है भाई? 85 नंबर सेट का डिस्कशन आपका होना है। और सबसे पहला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप सभी लोग आंसर करके बता दीजिए पहले नंबर का। देखिए, आपसे बोला गया है कि बाइल जूस के बारे में बोला गया है कि हमारे शरीर में जो बाइल होता है, बाइल जूस होता है, उसका क्या फंक्शन है। सबसे पहले तो आप इतना बात जान लीजिए कि बाइल जूस की अगर हम बात करते हैं, हम किसकी बात करते हैं? तो हम बाइल जूस की बात करते हैं। और इस बाइल जूस का जो निर्माण होता है वो कहां पर होता है, इतना बात पता होना चाहिए। इस बाइल जूस का निर्माण हमारे लीवर में होता है, हमारे यकृत में होता है। लेकिन ये बाइल जूस जमा कहां पर होगा? तो अगर ये जमा की अगर हम बात करते हैं तो ये जमा कहां होगा? तो हम कहेंगे हमारे गोल ब्लैडर में जमा होता है। कहां जमा होगा? तो हमारे गोल ब्लैडर में जमा होता है, जिसको हम लोग पित्ताशय कहते हैं। पित्ताशय में पित्त जमा होता है। अब मामला यह है कि ये जो बाइल जूस होता है ये क्या करता है? तो वसा का इमल्सिफिकेशन करता है, वसा का पाइसीकरण करता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। वसा का पाइसीकरण कहने का मतलब होता है कि जो बड़ी बड़ी वसा की गोलिकाएं होती है उसको छोटी वसा की गोलिका में ये तोड़ देता है। साथ ही साथ अगर ये वसा का पाइसीकरण करेगा तो कहीं ना कहीं मेरे भाई वसा के पाचन में भी ये हेल्प करता है। ये वसा के पाचन, वसा के पाचन के काम को आसान कर देता है। वसा के पाचन के कार्य को क्या करता है? कार्य को ये आसान कर देता है। वसा के पाचन के कार्य को क्या कर देता है? तो ये आसान कर देता है। एक लाइन में आप जान लीजिए। और वसा का पाचन कौन करता है? तो मेरे भाई हम कह सकते हैं लाइपेज एंजाइम करता है। कौन करेगा? तो हम कहेंगे यहां पर लाइपेज एंजाइम की बात करेंगे। इसका मतलब है कि इस लाइपेज एंजाइम के कार्य को आसान कर देता है। तो अगर हम वसा के बाइल जूस की अगर हम बात करते हैं तो हम सभी लोगों को पता होना चाहिए कि ये स्टेटमेंट तो हमारा यहां पर सही है। सबसे पहला स्टेटमेंट पर अगर चलते हैं तो इसके कार्य के बारे में आपसे पूछा गया है। तो ये क्या करेगा? वसा के पाचन की बात करेगा और वसा के पाचन के लिए पाइसीकरण और साथ में वसा में जो विलय होने वाले विटामिन होते हैं उसका ये अवशोषण भी करा देता है। ये स्टेटमेंट आपके राइट है। पाचनकारी एंजाइम पेप्सिन का ये हेल्प नहीं करता है। पेप्सिन और रेनिन की बात कर रहा है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का उत्पादन की बात करता है। तो मेरे भाई आपको ध्यान रहना है कि जो बाइल जूस है उसमें हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड का निर्माण तो करता है, लेकिन आपको ध्यान रखना है ये रेनिन और पेप्सिन का निर्माण नहीं करता है। क्योंकि ये सही है, क्योंकि बाइल जूस का जो मुख्य घटक माना जाता है हम किसको कहते हैं? तो बाइल जूस का मेरे भाई मुख्य घटक के रूप में कौन होता है? तो कहेंगे यहां पर हमारा HCl ही हमारा मौजूद होता है। वो सही, लेकिन ये दोनों स्टेटमेंट गलत होने की वजह से ये हमारा गलत हो जाएगा। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ये हमारा गलत इंफॉर्मेशन है, ये हमारा सही इंफॉर्मेशन था। आगे कहता है कि हानिकारक अमोनिया को यूरिया में बदलता है। तो मेरे भाई बाइल जूस का कोई फंक्शन नहीं है कि अमोनिया को यूरिया में बदलेगा। ये तो मेरे भाई एकदम होगा ही नहीं। एक लाइन में इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। और इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन अगर पूछे जाएंगे तो आप आसानी से बता सकते हो। हाँ, आपको जितने भी पॉइंट्स मिलते हैं ना, ये सब पॉइंट्स मेरे भाई आप लिखते चले जाइए। सब छोटे छोटे पॉइंट्स से आपका एकुमुलेशन बढ़ेगा। अचानक किसी का एकुमुलेशन नहीं बढ़ जाता, अचानक कोई भी आदमी तोप नहीं बन जाता है। छोटे छोटे पॉइंट्स को जब आप, ये तो आपको पता होगा, लेकिन अगर ये चीज आपको मिल गया है कि हमारा विटामिन का अवशोषण भी करता है, सभी विटामिन का अवशोषण नहीं करेगा मेरे भाई, जो हमारे बॉडी के अंदर फॉर्मेशन होता है उस विटामिन का ये अब्जॉर्प्शन करता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। और जो वसा में विलय होंगे, हम लोग जानते हैं कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन होता है? एडेक। मेरे वसा में घुलनशील विटामिन कौन होगा? तो उसी को करेगा। तो ध्यान रखेंगे, वसा में विलय विटामिन कहने का मतलब है वसा में घुलनशील विटामिन। जैसे कि हम कहते हैं कि जल में घुलनशील विटामिन कौन सा होता है, वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा होता है? तो वसा में जो घुलनशील विटामिन होता है मेरे भाई वो हमारा ADEK होता है। इसी का अवशोषण करेगा। ये मेरे भाई जल में घुले हुए विटामिन का ये अवशोषण नहीं करता है, ये वसा में विलय जो हमारे विटामिन होंगे उसका करता है। ठीक है, इसको जरूर याद रखिएगा। एडेक जिसको पढ़ते हैं ADEK।
और हमारे जल में घुलनशील विटामिन हमारा क्या होता है, बी और सी होता है, उसका ये अवशोषण नहीं करेगा, ए डी ई के का अवशोषण करता है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं मेरे भाई। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि मेंडल ने मटर पर, हम लोग जानते हैं मेरे भाई कि यहां पर मेंडल ने मटर के पौधे पर एक एक्सपेरिमेंट किया था और इन्होंने प्रयोग किया था मेरे भाई, लेकिन प्रयोग के लिए निम्न में से बोला गया है कि निम्न में से कौन से लक्षण का चयन नहीं किया उन्होंने। तो मेरे भाई आपको ध्यान रखना है, 7 लक्षण का चयन उन्होंने किया था। कितने लक्षण, तो 7 लक्षण की हम बात करते हैं। तो मटर के पौधे पर इनको 7 लक्षण मिला था मेरे, यहां पर 7 लक्षण की हम बात करते हैं, ये मिला था। और इन 7 लक्षण की अगर हम बात करते हैं तो एक गोल था, बीज की बात करते हैं तो गोल और झुर्रीदार बीज यानी 2 लक्षण हो गया। लंबा होगा या बौना होगा प्लांट, 4 हो गया। इसके बाद मेरे भाई पीला बीज होगा, इस तरीके से हम कहेंगे हमारा कितना हो गया, 5 हो गया। और इसी तरीके से मेरे भाई और भी इसमें थे जिसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो लंबा बौना तो हो ही गया, गोल हो गया, झुर्रीदार हो गया, सफेद और बैगनी भी है। तो मेरे भाई हम कहेंगे इसमें लंबा भी है, बौना भी है। लंबा तो हो ही गया, बौना भी हो गया। फिर हमारा क्या होगा, कहेंगे यहां पर फूल का रंग सफेद होगा या फिर फूल का रंग यहां पर बैगनी होगा। फूल का रंग सफेद होगा या फिर फूल का रंग मेरे भाई बैगनी होगा। 4 को हो गया। फिर हमारा बीज जो होगा वो गोल होगा या बीज जो होगा वो कैसा होगा, तो यहां पर झुर्रीदार होगा। तो मेरे भाई कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, एक और कोई हमारा होता है, टोटल 7 लक्षण उन्होंने पाया था। क्या नहीं पाया मेरे भाई, तो आपसे वो पूछा गया है। तो बीज का रंग तो पता है मेरे भाई कि बीज के रंग की बात करेंगे, और बीज का जो रंग था मेरे भाई उसको भी उन्होंने लिया था, बीज का रंग हमारा पीला। तो मेरे भाई बीज का जो रंग था वो हमारा कैसा था, तो ये हमारा पीला। और ये बीज के रंग की हम बात करते हैं, ये बीज का रंग भी उन्होंने शामिल किया था। 7 हमारा हो गया। तो ये भी हमारा होगा, फूल का रंग भी होगा और बीज का भी रंग होगा। लेकिन मेरे भाई फूल की स्थिति, हम कहेंगे फूल की स्थिति या फिर पत्ती के बारे में उन्होंने नहीं बताया था। आपको ध्यान रखना है कि फूल की स्थिति या पत्ती के आकार की अगर हम बात करते हैं, पत्ती का जो आकार है इनको उन्होंने कंसीडर नहीं किया। फूल की पत्ती या उनके पत्ती का आकार का भी कंसिडरेशन उन्होंने नहीं किया था। तो मेरे भाई फूल की स्थिति या इसका उन्होंने कंसिडरेशन नहीं किया, यानी इसको वो कंसीडर नहीं किए थे। इस बात को आप ध्यान रखेंगे और यही आपको आंसर करना था। और इस क्वेश्चन का आप आंसर कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये 7 लक्षण उनको देखने को मिला था मटर के पौधे पर, जो उन्होंने क्रॉस कराना शुरू किया था। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, ये तो मेरे भाई याद रखना पड़ेगा क्योंकि आपको वैज्ञानिक नाम पूछा गया, हम लिख देते हैं, बाद बाकी आपको याद करना होगा तो करिएगा, लेकिन वैसे ये आपके एग्जाम में नहीं पूछता है। ये सब एसएससी का क्वेश्चन से आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा। ऑप्शन नंबर मेरे भाई बी हमारा इसका करेक्ट है, आप मिलान कर लेना सबका। यहां पर दे रखा है कौन सा, साइंटिफिक नेम दे रखे हैं, वैज्ञानिक नाम। आगे चलते हैं। एक आर्द्र, आर्द्र देखो, आर्द्र कहने का मतलब है उसमें नमी होता है, पानी की मात्रा होती है। कहता है कि दिन की सुबह यदि एक कोमल तने वाले पादप को, यदि एक कोमल तने वाले पादप की बात कर रहा है और उसके तने के आधार से अगर तेज ब्लेड से अगर हम उसको काट देते हैं क्षैतिज रूप में, तो मेरे भाई तने के कटे स्थान से विलियन की बूंद रिस करके निकलने लगती है, ड्यू टू मेरे भाई प्रेशर डिफरेंस। यानी उसके अंदर जो दाब में अंतर होगा उसके कारण वो बाहर निकलने लगता है। किसी भी द्रव का फ्लो या किसी भी गैस का फ्लो हमेशा दाब में अंतर के कारण होता है। तो कटने के कारण क्या होगा, तो बाहर का दाब कम होगा, उसके अंदर का दाब ज्यादा होगा। उच्च दाब से निम्न दाब में हम कहेंगे मेरे भाई, हम कहेंगे यहां पर क्या होगा, तो द्रव का फ्लो होने लगेगा। तो इस तरीके से हम कहेंगे यहां पर क्या कहलाता है, वो मूल दाब के कारण होता है। किसके कारण होगा, तो मूल दाब के कारण होता है। क्योंकि मेरे भाई आपसे कारण पूछा गया है, आपसे क्वेश्चन में कारण पूछा गया है, इसलिए कहेंगे प्रेशर डिफरेंस के कारण हम लोग कहते हैं कि किसी भी द्रव या गैस का फ्लो होता है। और इस क्वेश्चन का आप आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर आपका यहां पर बी राइट है। क्योंकि यहां पर आपसे बोला गया है मेरे भाई कि कारण पूछ रहा है कि क्यों पानी की बूंदें बाहर निकलने लगी या क्यों वहां पर सॉल्यूशंस की बूंदें बाहर निकलने लगी। अगला क्वेश्चन है कि पित्त रस के बारे में आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। मेरे भाई पित्त रस का निर्माण हमारा कौन करता है, यकृत करता है। तो पित्ताशय इसका संश्लेषण नहीं करेगा, यकृत करेगा, यह गलत है। आगे कहता है मेरे भाई कि इसमें जो उपस्थित हमारे वसा की लवण की बात करते हैं, उपस्थित लवण की बात करते हैं और यह वसा का पाइसीकरण करता है, ये स्टेटमेंट आपके राइट है।
आगे कहता है मेरे भाई कि पित्तरस की बात करते हैं, इसमें उपस्थित एंजाइम वसा का पाचन करता है। तो मेरे भाई पित्तरस में कोई एंजाइम्स मौजूद नहीं होता है। पित्तरस क्या करता है, लाइपेज के काम को आसान करता है, इसके पास अपना कोई एंजाइम्स नहीं होता है। तो पित्तरस में मेरे भाई कोई एंजाइम नहीं होता, इस बात को ध्यान रखेंगे, क्योंकि पित्तरस पर क्वेश्चन है, इसमें कोई उपस्थित एंजाइम्स नहीं होते हैं। तो ये गलत है। लेकिन ये क्या करता है, तो लाइपेज जो हमारा होता है वसा का पाचन करता है, उसके काम को ये आसान कर देता है, क्योंकि ये वसा का पाइसीकरण करके ये उसके काम को आसान करता है। तो ये गलत था, ये गलत था। एक लाइन में क्वेश्चन के आंसर्स होंगे। ऑप्शन नंबर मेरे भाई यहां पर बी ऑप्शन आपका यहां पर क्या होगा, कहेंगे यहां पर हमारा राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, उस क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं। कहता है लैक्टोज की बात करते हैं। लैक्टोज हमारा और सही शून्यता मेरे भाई, यानी कहने का मतलब है कि लैक्टोज की कमी की बात कर रहा है। और लैक्टोज की कमी से क्या होगा, तो हम सभी लोग जानते हैं मेरे भाई कि लैक्टोज क्या करता है। तो यहां पर लैक्टोज, हमारे यहां पर लैक्टोज की अगर हम बात करेंगे, इसका काम क्या है मेरे भाई, ये क्या करेगा, तो हमारे बॉडी में एक लैक्टेज एंजाइम होता है। हमारे बॉडी में एक लैक्टेज एंजाइम होता है जो लैक्टोज का पाचन करता है, यानी कि दूध का पाचन करता है। वैसे तो हम सभी लोग जानते हैं कि जो बच्चे होते हैं उसमें दूध का पाचन रेनिन एंजाइम करता है, लेकिन जब लोग बड़े हो जाते हैं तब उनके बॉडी में अगर दूध का पाचन होता है तो लैक्टेज एंजाइम करता है। अगर मेरे भाई यहां पर लैक्टोज की अशून्यता की कही जा रही है, इसका मतलब है कि हम सीधा कह सकते हैं लैक्टेज एंजाइम की कमी होगी। किसकी कमी होगी मेरे भाई, तो हम सीधा कहेंगे यहां पर लैक्टेज एंजाइम है, और इस लैक्टेज एंजाइम के कारण ऐसा होगा। और लैक्टेज एंजाइम की अगर हम बात करते हैं, लैक्टेज एंजाइम की क्या होगी, तो कहीं यहां पर कमी हो जाएगी। अगर लैक्टेज एंजाइम की अगर कमी है तो मेरे भाई हम उसको कहेंगे लैक्टोज इंटॉलरेंस के नाम से जानेंगे। यानी सीधी सी बात है, यह एक ऐसी स्थिति होती है, यह एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें छोटी आंतें दुग्ध उत्पादन में पाई जाने वाली शर्करा को तोड़ने में असमर्थ हो जाती है, क्योंकि इनके पास लैक्टेज एंजाइम की कमी हो जाती है। और ऐसी परिस्थिति में हम कहते हैं मेरे भाई कि लैक्टोज अहिष्णुता कहा जाता है, लैक्टोज इंटॉलरेंस के नाम से हम लोग जानते हैं। तो किसको शर्करा को तोड़ने में असमर्थ होता है, शर्करा को तोड़ने में असमर्थ होता है, लेकिन किसमें, तो दूध में पाए जाने वाली शर्करा को तोड़ने में यहां पर हम कहेंगे दूध को पाचन करने में सक्षम नहीं हो पाता है, तो हम कहेंगे ये एंजाइम की कमी होती है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि कौन सी नलिका ऐसी है जो मेरे भाई हमारे दिल से निकलती है, हमारे हार्ट से निकलती है और शरीर के विभिन्न अंगों तक रक्त का संचरण करती है। हम हमेशा कहते हैं हमारे इस पूरे शरीर में अगर पूरा ब्लड को अगर कोई पहुंचाता है तो वो कौन है मेरे भाई, हम कहेंगे वो आर्टरी की बात करते हैं। तो आर्टरी क्या करता है, शुद्ध रक्त का प्रवाह हमारे पूरे शरीर में करता है। इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे एक लाइन में मेरे भाई, इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला कहता है मेरे भाई कि परखनली की बात कर, जिसको टेस्ट ट्यूब बेबी के नाम से हम लोग जानते हैं। तो एक बात आप जान लीजिए कि टेस्ट ट्यूब बेबी में क्या होता है कि स्पर्म और ओवम को शरीर से, यूट्रस से बाहर फर्टिलाइज कराया जाता है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन, आफ्टर निषेचन, उसको क्या करते हैं यूट्रस के अंदर मेरे भाई इस तरीके से उसको यहां पर रख दिया जाता है, ताकि यूट्रस के अंदर जो शिशु होते हैं, यूट्रस के अंदर जो भ्रूण होता है, उनका ग्रोथ होता है। तो आपको ध्यान रखना है मेरे भाई कि फर्टिलाइजेशन जो होगा शरीर के बाहर होगा, लेकिन भ्रूण का अगर हम इंप्लांटेशन की अगर बात करते हैं तो कहां पे, तो यूट्रस में कर दिया जाता है और भ्रूण का ग्रोथ हमारा होता है। तो आपको ध्यान रखना मेरे भाई कि इसका काम क्या है, तो कहेंगे यहां पर गर्भाशय में निषेचन होगा, नहीं, निषेचन का होगा तो मेरे भाई बाहर होगा, कहां, तो परखनली में होगा। तो डिम्ड का निषेचन परखनली में होगा, लेकिन यह गर्भाशय में विकसित होता, तो यही आपके आंसर्स होंगे। इसी को टेस्ट ट्यूब बेबी के नाम से हम लोग जानते हैं। तो निषेचन मेरे भाई, डिम्ड का निषेचन परखनली में तो होगा, लेकिन कहता कि परखनली में ही कहता कि वो विकसित करेगा, ऐसा नहीं होता है मेरे भाई। विकसित कहां पे होगा, कहेंगे गर्भाशय, यानी कि यूट्रस के अंदर, वो हमारा गर्भाशय के अंदर क्या होता है, वो विकसित होता है। आगे चलते हैं। अगला कहता है कि सड़क पर काम करने वाला निकला कलई वाला, कलई वाला हम उसको कहते हैं जो बर्तन के ऊपर रंग चढ़ाता है, बर्तन में चमक पैदा करता है, उसको कलई वाला कहते हैं। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अब कहता है कि जो कलई वाला है ये बर्तन को क्या करता है, तो चमकदार रूप से देने हेतु एक चमकदार उसमें चांदी समान तत्व का प्रयोग रगड़ने हेतु करता है। यह तत्व किसका बना होता है, तो मेरे भाई याद रखना वो जिंक का होता है। क्योंकि जिंक क्या करता है, एक लेयर चढ़ा जाता है जिंक का, और उस जिंक क्या करता है, तो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन से बचाता है
हमारे उस बर्तन को। क्योंकि ऑक्सीजन जब प्रतिक्रिया करेगा तो काला परत बन जाएगा, इसलिए जिंक से अगर हम उसको क्या करते हैं, पूरा का पूरा सफाई कर देते हैं, जिंक के लेप को अगर हम यूज कर लेते हैं उसके ऊपर में, तो फिर उसमें जंग नहीं लगती है, या फिर हम कह सकते हैं मेरे भाई कि वो हमारा काला नहीं पड़ता है। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि चमकदार है तो चांदी समान तत्व, यानी कि चांदी की तरह ही वो समान तत्व हमारा होगा। रगड़ने है तो इसका इस्तेमाल करेंगे ताकि मेरे भाई वो बर्तन फिर से हमारा खराब न हो। आगे बढ़ते हैं, अगला कहता है कि जिंक की हम बात करते हैं, ये कॉपर सल्फेट विलयन में कॉपर को अलग कर देता है। तो जाहिर सी बात है मेरे भाई, जो जिंक हमारा होता है वो ज्यादा रिएक्टिव होगा किससे, तो कॉपर से। ये लिस्ट रिएक्टिव है, ये हमारा मोस्ट रिएक्टिव होता है। तो ऐसे केस में जिंक का रिएक्शंस अगर हम यहां पर कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशंस के साथ अगर कराते हैं तो यहां पर क्या होगा, ऐसी परिस्थिति में ये जिंक क्या करेगा, कॉपर को यहां से बाहर करेगा। बेचारा कॉपर हमारा वीक है, लिस्ट रिएक्टिव है, वो बाहर चला जाएगा और ये जिंक क्या करेगा, ये ZnSO4 का निर्माण करेगा। और इस तरीके से हम कहेंगे ये एक विस्थापन अभिक्रिया है, लेकिन ये एकल विस्थापन अभिक्रिया है। लेकिन ऐसा तभी हो पाएगा जब हम कहेंगे कॉपर से जिंक हमारा ज्यादा रिएक्टिव होगा, और ये होता भी है। तो आप कहेंगे मेरे भाई कि कॉपर की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील होता है, तो ऐसा होता है। और कहता है कि जिंक की बात करें, क्योंकि जिंक क्योंकि की बात देखिए, क्योंकि जिंक कॉपर की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील होगा, यानी यही आंसर आप यहां पर राइट करेंगे। आगे चलते हैं मेरे भाई, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। और धातुओं के संबंध में आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। हम सभी लोग जानते हैं जो अधातु होता है उसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है, और जो अधातु होते हैं मेरे भाई, आपको ध्यान रखना है उस अधातु पर आवेश ज्यादा होते हैं, और अगर आवेश ज्यादा होगा तो उसकी त्रिज्याएं कम हो जाती है। और धातु में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो अधातु की अगर बात करेंगे तो अधातु में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होगी, और जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है तो उसका विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होता है। तो मेरे भाई जो अधातु होगा वह प्रकृति में विद्युत ऋणात्मक होता है, बिल्कुल सही बात है, और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है। और इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे, ऑप्शन नंबर आपका यही राइट हो जाएगा। अगर कहता है कि अधातु प्रकृति में विद्युत धनात्मक होगा, बिल्कुल गलत है। और यहां इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा, बिल्कुल गलत है, क्योंकि अधातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। अधातु प्रकृति में विद्युत ऋणात्मक होगा लेकिन इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा, यहां से गलत है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मेरे भाई ये ग्रहण करता है, ये त्यागता नहीं है। त्यागता कौन है, तो धातु त्यागता है। और जब धातु इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो मेरे भाई वैसी परिस्थिति में हम वहां पे कहते हैं कि वहां पर इलेक्ट्रॉन जब लॉस करता है, तो इलेक्ट्रॉन जब लॉस करता है तो हम कहते हैं उसको ऑक्सीडेशन हो जाता है, और इलेक्ट्रॉन अगर ग्रहण करता है तो कहते हैं वहां रिडक्शन हो जाता है। तो मेरे भाई अधातु अगर इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना है, अधातु अगर इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है, इसका मतलब उस पर रिडक्शन हो रहा है। लेकिन अगर धातु अगर इलेक्ट्रॉन त्यागता है, इसका मतलब यहां पर हम कह सकते हैं कि ऑक्सीडेशन होता है। इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात करते हैं। और जो प्लास्टर ऑफ पेरिस मेरे भाई व्हाइट बोरादा के रूप में होता है, इसमें पानी वगैरह मिला करके हम सरफेस हार्ड बनाते हैं। थोड़ी देर तक पानी मिला करके अगर रख दीजिएगा तो एक प्लास्टर का काम करता है। जैसे हाथ टूटी हुई हड्डी को हम लोग क्या करते हैं, जॉइंट्स को ठीक करने के लिए सपोर्ट के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं, मूर्ति बनाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को मेरे भाई सील बंद कंटेनर में हम लोग क्यों रखते हैं, एक कंप्लीट सील बंद कंटेनर में हम इसलिए रखते हैं क्योंकि अगर बाहर खुला छोड़ देंगे, जैसे सीमेंट होता है जम जाता है, वैसे ही हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस हमारे वायुमंडल में जो नमी होगा उसके साथ रिएक्शन करके वो हमारा हार्ड हो जाता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो मेरे भाई प्लास्टर ऑफ पेरिस हमारा जिप्सम से ही बनता है, इसलिए आप जानते होंगे कि हमारे सीमेंट में जिप्सम होता है। तो वैसी प्रॉपर्टी यहां पर भी होती है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को सीलबंद कंटेनर में रखते हैं, खुला नहीं छोड़ते हैं। और जब इसको सीलबंद कंटेनर में हम संग्रहित कर लेते हैं तो ऐसे क्या होगा मेरे भाई, ये वायु में मौजूद नमी से अभिक्रिया करके कठोर ठोस में परिवर्तित हो जाता है। इसीलिए ऐसा करते हैं। चूंकि आपसे मेरे भाई पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा दिए गए अभिकथन का सही व्याख्या करता है, हम ऐसा क्यों करते हैं, तो हम कहेंगे यहां पर क्योंकि यह वायु में मौजूद नमी से अभिक्रिया कर लेता है और वह कठोर हो जाएगा, जो हमारे काम का फिर नहीं रह पाएगा। और इस क्वेश्चन के आंसर हमारे ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट हो जाएंगे। आगे चलते हैं, अगला कहता है कि जब लेड की बात करते हैं और धातु, जब लेड धातु की बात कही जाती है मेरे भाई, लेड हमारा धातु होता है और ये कॉपर क्लोराइड के विलयन के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या होगा। एक बात जान लीजिए मेरे भाई, जो लेड हमारा होता है ये भी ज्यादा रिएक्टिव होता है किससे,
कॉपर से होता है, क्योंकि कॉपर लिस्ट रिएक्टिव होता है। लिस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स के अंतर्गत जो हमारा होता है कॉपर होगा, सोना होगा, चांदी होगा, प्लेटिनम होगा, इसके आगे जो भी है मेरे भाई वो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। ये बात आपको रिएक्टिविटी का ऑर्डर में मैंने कई बार बताया है। तो यहां पर लेड की बात करते हैं, और ये लेड किसके साथ अभिक्रिया करता है, तो मेरे भाई यहां पर कॉपर क्लोराइड की हम बात करते हैं, यानी आप सीधा कह सकते हो ये CuCl2 के साथ रिएक्शन करता है, और ऐसी परिस्थिति में लेड इसको फिर से बाहर करेगा, बेचारा कॉपर बाहर हो जाएगा, और हमारा क्या बन जाएगा, क्योंकि यहां पर PbCl2 का निर्माण होगा, और इसी को लेड क्लोराइड के नाम से हम लोग जानते हैं। तो जाहिर सी बात है मेरे भाई, जब रिएक्शंस होगा तो ये किसका निर्माण करेगा, क्योंकि आपसे अभिक्रिया करती है, तब क्या होगा, क्योंकि तब मेरे भाई यहां पर लेड क्लोराइड निर्माण करेगा, और लेड क्लोराइड को हम लोग PbCl2 के नाम से हम लोग जानते हैं। और इस तरीके से मेरे भाई इस क्वेश्चन के आंसर करेंगे, ऑप्शन नंबर हमारा यहां पर कहेंगे सी आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कहता है कि यौगिक का एक वर्ग की बात करते हैं, कंपाउंड के एक क्लास की बात करते हैं, अगर जिसका आणविक भार मेरे भाई कम होता है, आणविक भार अगर कम होगा तो वह सुगंध देता है, और अगर आणविक भार मेरे भाई उच्च होता है तो वह प्रकृति में क्या करता है मेरे भाई, प्रकृति में बनने वाली वो चर्बी के रूप में हमारा उपयोग होता है, यानी कि फैट का कारण बन जाता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाई, ये हमारा कोई नहीं, ये हमारा एस्टर होता है। अगर हम इस एस्टर की बात करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, परफ्यूम्स के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं। कहां पे, तो हम लोग यहां पर अपने बॉडी स्प्रे में इसका यूज करते हैं, क्योंकि उसका आणविक भार कम होगा तो सुगंध के रूप में काम करेगा, लेकिन उसका आणविक भार यानी कि वसीय अम्ल के रूप में अगर वो बदल जाता है एस्टर, तो वैसी प्रकृति में हम कहते हैं मेरे भाई वो हमारा क्या बन जाता है, हम कहेंगे फैटी एसिड के रूप में हमारा इस्तेमाल होता है, जाकर के साबुन वगैरह में करते हैं। तो ये एस्टर ही हमारा होता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे मेरे भाई। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसमें कोलाइडल का गुण नहीं होता है, कौन हमारा कोलाइड नहीं है। तो मेरे भाई एक बात ध्यान रखना है, जो कोलाइड्स होते हैं उसके अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, और जब छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे, जब उस पर टॉर्च जलाएगा तो प्रकाश को प्रकीर्णित कर देता है, इधर उधर भेज देता है मेरे भाई, क्योंकि वो हमारा एक विसमांगी मिश्रण होता है। अगर एक समांगी होता तो फिर प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता, लेकिन प्रकाश का प्रकीर्णन होने के लिए हम कहेंगे ये विसमांगी होगा, टकराएगा प्रकाश और इधर उधर प्रकीर्णन हमारा हो जाता है। तो कहीं ना कहीं मेरे भाई स्टेटमेंट हमारा यहां सही है। कोलाइड्स की बात करते हैं तो मेरे भाई जैसे कि दूध के अंदर देखिएगा छोटे छोटे पार्टिकल्स आपको वसा के रूप में होते हैं, उसी को कोलाइड कहते हैं। तो कोलाइड इससे गुजरने वाले प्रकाश के पुंज, कहता है मेरे भाई कोलाइड से गुजरने वाले प्रकाश के पुंज को प्रकीर्णित नहीं कर सकता है, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि छोटे छोटे वसा के रूप में जो मौजूद है, अगर हम प्रकाश को अगर उससे आर पार कराना चाहेंगे तो प्रकाश को विखर देगा, क्योंकि उसके अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स के रूप में कोलाइड में वो मौजूद होता है। कहेंगे ये यहां पर नहीं कह रहा है, इसलिए कहेंगे ये आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि नहीं वाले को चूज करना था। अब यहां पर कोलाइड की अगर बात करते हैं तो बहुत छोटे आकार के कारण अकेले कणों को नग्न आंखों से आप नहीं देख सकते हो, इसलिए आपको पता नहीं चल पाता है। तो मेरे भाई ये भी स्टेटमेंट हमारा यहां सही है, जो गलत था वो आपका ऑप्शन नंबर बी आपके गलत थे। आगे चलते हैं, अगला कहता है यदि घोल से धातु ए धातु बी को अगर प्रतिस्थापित कर देता है, तो जाहिर सी बात है मेरे भाई कि धातु ए जो होगा धातु बी से ज्यादा रिएक्टिव होगा, तभी ऐसा कर पाता है। तो धातु ए जो होगा बी की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील होगा। एक लाइन में इस क्वेश्चन का आंसर से मेरे भाई आप देख लीजिए कि कितने आसान लग रहे होंगे आपको क्वेश्चंस। और अगला क्वेश्चन कहता है कि जब एक वस्तु ऊपर की ओर फेंके जाते हैं, सब क्वेश्चंस हम कराए हैं, जब मेरे भाई वस्तु ऊपर की ओर फेंके जाती है तो बताइए कि शीर्ष पर जब पहुंचती है तो क्या होता है। तो जब आप किसी वस्तु को मेरे भाई ऊपर फेंकते हैं, जब ये अपनी महत्तम ऊंचाई पर होता है तो ऊपर ले जाने वाला वेग 0 हो जाता है, यानी कि महत्तम ऊंचाई पर अंतिम वेग का मान 0 हो जाता है। तो मेरे भाई कहेंगे शीर्ष पर जैसे ही वो पहुंचेगा, यानी कि अधिकतम ऊंचाई पर जैसे ही वो पहुंचेगा, शीर्ष पर पहुंचना मतलब अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचना, हम कहेंगे वेग का मान हमारा शून्य हो जाता है। लेकिन मेरे भाई त्वरण शून्य नहीं होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि जब किसी भी चीज को अगर हम यहां से फेंकेंगे, जमीन से जब हम फेंकते हैं तो किसी न किसी वेग से फेंकते हैं। जब ये ऊपर की ओर जा रहा होता है और जब ये अपने मैक्सिमम ऊंचाई पर होता है, जब ये अपने महत्तम ऊंचाई पर होता है, तो वैसी परिस्थिति में हम कहते हैं कि ऊपर ले जाने वाला वेलोसिटी 0 हो जाएगा। लेकिन मेरे भाई एक बात आपको ध्यान रखना है, इसके किसी भी जगह पर अगर देखिएगा तो जो गुरुत्वीय त्वरण का मान होगा
वो आपका लगभग मेरे भाई सेम होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं जो गुणितीय त्वरण हमारा होता है वो इस जगह पे कहीं पर भी वस्तु को रख दीजिएगा उसकी वैल्यू जी ही होगी और हमेशा नीचे काम करता है। और जी का मान हम लोग लगभग कितना लेकर के चलते हैं, तो जी का मान 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेकर के चलते हैं। और क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कई बार ये इसको 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हम मान के चलते हैं, लेकिन ये मानते हैं हमेशा यूज नहीं करते, ये मानते हैं जब क्वेश्चन कहेगा तब करना पड़ेगा, अदरवाइज मेरे भाई इसी को लेके चलते हैं। तो अगर आप कह रहे हैं अगर यहां पहुंचिएगा तो यहां तो जी का मान है, यहां पर तो गुरुत्वीय त्वरण है, लेकिन वेग तो 0 हो गया, तो वेग शून्य होगा। लेकिन मेरे भाई यहां पर कह रहे हैं कि शून्य त्वरण भी हो जाएगा, जो कि गलत है, तो कहीं ना कहीं ये स्टेटमेंट हमारा छट गया। इसी तरीके से अगर हम यहां पर और देखते हैं और सोचते हैं, कहता है वेग शून्य होगा, बिल्कुल सही बात है, अधिकतम ऊंचाई पर तो वेग शून्य हो गया है, लेकिन इसका त्वरण कहता है कि लगभग हमारा इतना होगा। 9.81 को हम लगभग 10 मान करके चलेंगे मेरे भाई, इसलिए कहेंगे ये कहीं ना कहीं हमारा स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है। अगर वेग कह रहा है कि अधिकतम ऊंचाई पर वेग 10 मीटर पर सेकंड होगा, जो कि निहायत गलत है मेरे भाई, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो गया, ये गलत हो गया। और इस क्वेश्चन के अगर आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी हमारा कहीं ना कहीं यहां पर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इस क्वेश्चन के आंसर आप सभी लोग करके बता दीजिए क्या होगा। कहता है न्यूटन गति के विषय में आपको तृतीय नियम की व्याख्या करता है। तो न्यूटन का तृतीय नियम कहता है एक्शन और रिएक्शन हमारा, हम कहेंगे डिफरेंट बॉडी पर, समान वस्तु पर नहीं, डिफरेंट वस्तु पर, भिन्न भिन्न वस्तु पर जितना एक्शन करेंगे उतना ही रिएक्शन देगा। चाहे वस्तु का भार ज्यादा हो या वस्तु का भार कम हो, फर्क नहीं पड़ता है। अगर भिन्न भिन्न वस्तु, अलग अलग तरह का वस्तु है, जितना एक्शन करोगे उतना ही रिएक्शन मिलेगा। ये कौन कहता है मेरे भाई? तो ये न्यूटन गति का तृतीय नियम कहता है। और आपको बताए थे जब आप रॉकेट लॉन्च करते हो तो जितना आप एक्शन करोगे उतना ही रिएक्शन देकर के रॉकेट को ऊपर उठा देता है। तो मेरे भाई रॉकेट लॉन्चिंग में भी यहां पर यह काम करता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। लेकिन अगर बस के अचानक चलने पर यात्री को अगर पीछे की ओर झटका लगता है, तो मेरे भाई झटका के बारे में मैंने आपको बताया था, यह झटका कहीं ना कहीं इनर्शिया है, यह झटका कहीं ना कहीं जड़त्व है। इसका मतलब यह स्टेटमेंट जो आपको दिख रहा है, यह स्टेटमेंट न्यूटन गति का प्रथम नियम को दिखाता है। ये किसको दिखाएगा? तो न्यूटन फर्स्ट लॉ को रिप्रेजेंट करता है। और न्यूटन का प्रथम नियम से जड़त्व का नियम निकल करके आता है। इसी से मेरे भाई यहां पर जड़त्व का कांसेप्ट निकल करके आता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। और झटका ही तो हमारा जड़त्व होता है। कहता है कि जब हम पैडल चलाना बंद कर देते हैं तो साइकिल धीमी हो जाती है। मेरे भाई जब पैडल चलाना बंद कर देते हैं साइकिल धीमी हो जाती है, इसका कोई यहां पर लॉजिक नहीं है, इसलिए इसको क्रॉस कर देंगे। तो मेरे भाई हम सीधा सीधा कह सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर सी ही होगा, ना ऑप्शन ए होगा ना ऑप्शन बी होगा, कहानी खत्म है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि दो पिंड की जब टक्कर होती है, दो वस्तु की जब टक्कर होती है, तो कहता है कि दोनों पिंड के निकाय के लिए, यानी दोनों पिंड के सिस्टम के लिए कौन सा स्टेटमेंट हमारा यहां पर करेक्ट है? तो कहीं ना कहीं मेरे भाई ऑप्शंस को पढ़ना पड़ेगा और फिर आंसर्स करने पड़ेंगे। अब देखिए टक्कर जो हमारा होता है, जिस कॉलिजन की हम बात करते हैं, कई बार ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो यहां पर आपको एक चीज समझना पड़ेगा कि कॉलिजन की अगर हम बात करते हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं मेरे भाई? हम यहां पर कॉलिजन की बात करते हैं। तो एक लाइन में जान लीजिए, कॉलिजन कहने का मतलब टक्कर की बात करेंगे। आंख बंद करके मेरे भाई कहना कि जब कभी भी टक्कर होती है, चाहे जोरदार टक्कर हो, चाहे जैसा भी दुनिया में टक्कर हो, फर्क नहीं पड़ता है। टक्कर कई तरह के होते हैं, लेकिन सभी टक्कर के लिए मेरे भाई सभी टक्कर में संवेग, हमारा संवेग की अगर हम बात करते हैं, संवेग हमारा संरक्षित होता है। एक लाइन में इस कहानी को आप जान लीजिए कि संवेग किसी भी सूरत में हमारा टक्कर के केस में क्या होगा? तो संरक्षित होगा। लेकिन यहां पर मामला यह है कि जो टक्कर हमारा होता है, ये दो तरह का टक्कर होता है। एक हमारा पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर होता है, एक हमारा पूर्णतः यहां पर प्रत्यास्थ टक्कर बोलते हैं, और दूसरा हमारा कैसा टक्कर होता है मेरे भाई? तो हम कहेंगे उसको पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर के नाम से हम लोग जानते हैं। तो दूसरा भी हमारा होता है, लेकिन इसको पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर के नाम से हम लोग जानते हैं। तो यहां पर पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर हमारा होगा। तो इस परिस्थिति में मेरे भाई कहेंगे अगर पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर हुआ, तो पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर के केस में क्या होगा? तो आप ध्यान रखना, एक तो संवेग हमारा संरक्षित रहेगा ही रहेगा, संवेग संरक्षित होगा ही होगा, संवेग तथा इसमें गतिज ऊर्जा भी मेरे भाई संरक्षित हो जाता है। तो यहां पर संवेग के साथ में गतिज ऊर्जा, ये दोनों संरक्षित होगा, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। यहां पर दोनों संरक्षित होगा, एक लाइन में आप जान लीजिए। लेकिन अगर ये पूर्ण तो अप्रत्यास्थ है, अगर टक्कर है, तो मेरे भाई संवेग संरक्षित इसमें होबे करेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर केवल और केवल संवेग संरक्षित होगा, यहां पर केवल संवेग संरक्षित रहेगा, गतिज ऊर्जा संरक्षित
संरक्षित यहां पर नहीं होगा, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ये गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं होगा, इस बात को आप ध्यान रखें। केवल संवेग होगा, अप्रत्यास्थ में केवल होगा। मेरे भाई टक्कर अगर है तो संवेग होगा ही होगा, तो टक्कर ये भी है, टक्कर ये भी है, इसमें भी संवेग इसमें भी संवेग होगा। लेकिन अगर प्रत्यास्थ होगा तो उसमें हमारा गतिज ऊर्जा भी होगा, अगर अप्रत्यास्थ होगा तो इसमें गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं रहता, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो यहां पर इस क्वेश्चन के आंसर करने के लिए इतने ही इंफॉर्मेशन काफी है, आप पढ़िए और आपको पता चल जाएगा। कहता है कि यदि टक्कर हमारा प्रत्यास्थ अगर होता है तो संवेग और गतिज ऊर्जा दोनों संरक्षित रहेगा। एकदम मेरे भाई हंसते हुए कहेंगे ये बिल्कुल हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है। आगे कहता है यदि टक्कर हमारा अप्रत्यास्थ है तो संवेग और गतिज ऊर्जा दोनों संरक्षित रहेगा। नहीं मेरे भाई, गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं होगा, संवेग होगा लेकिन ये नहीं होगा, जिसकी वजह से ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। यदि टक्कर हमारा अप्रत्यास्थ होता है तो गतिज ऊर्जा संरक्षित रहेगा, ये बिल्कुल ही गलत है। चूंकि यहां पर आप देख लीजिए, मैंने आपको गौर से बताया है मेरे भाई, जो कि टोटली यहां पर रॉन्ग दे रखा है। तो एक ही ऑप्शंस ऐसे हैं जो कि आपको यहां पर कंप्लीट रूप से कह रहा है कि ये स्टेटमेंट हमारा कहीं ना कहीं राइट है, जो कि ऑप्शंस एक की तरफ हम लोगों को लेके जा रहा है। आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला कहता है मेरे भाई, अगर अनुप्रस्थ तरंग की बात करते हैं तो आप सभी लोगों को पता होना चाहिए अनुप्रस्थ तरंग हम किसको कहते हैं। तो अनुप्रस्थ तरंग हम लोग यहां पर प्रकाश तरंग को कहते हैं। आप इस बात को मेरे भाई किसी भी सूरत में आप जान लीजिए। और जो प्रकाश तरंग होता है इसको हम विद्युत चुंबकीय तरंग के नाम से जानते हैं। इतना तो मेरे भाई आप सबको पता होगा। और जो विद्युत चुंबकीय तरंग होता है, याद रखना मेरे भाई, न्यूटन के अनुसार ये सीधी रेखा में गमन करती है। ये कैसे गमन करती है? तो ये सीधी रेखा में गमन करती है, ये सीधी रेखा में गमन करती है। और ये स्टेटमेंट किसने बताया था कि सीधी रेखा में गमन करती है? आप याद रखना मेरे भाई, न्यूटन की बात आई थी। न्यूटन की ये बात है कि न्यूटन ने ये बात बोला था कि सीधी रेखा में गमन करती है। लेकिन अगर कोई हमारा प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ तरंग होता है, जिसको हम विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं, आप ध्यान रखना मेरे भाई, इसको गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, इसको माध्यम की जरूरत नहीं होती है। और ये गमन कैसे करता है? तो कहेंगे ये हमारा प्रकाश, ये हमारा कैसा, तो कहेंगे ये वेव हमारा कुछ इस तरीके से होता है, ये ऊपर नीचे ऐसे करके जाएगा। तो ये जो सीधा लाइन आपको दिखाता है, ये कहीं ना कहीं तरंग की दिशा को बताता है। और ये जो ऊपर नीचे हमारा इस तरीके से हो रहा है, ये मेरे भाई कण के कंपन को बताता है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तो यहां पर कण का कंपन हमारा क्या होगा? तो कहेंगे 90 डिग्री पर हमेशा होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो ये कण के कंपन को बताता है। तो एक बात मेरे भाई आप जान लीजिए, जो कण का कंपन होगा तरंग पर कितना लंबवत होगा, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो अगर हम इसको पढ़ते हैं और इस क्वेश्चन का अगर आंसर करते हैं तो कह रहे हैं अनुप्रस्थ तरंग हमारा क्या? तो इन तरंग में माध्यम के जो कण होंगे वो तरंग के संचरण की दिशा के लंबवत होगा। मेरे भाई तरंग हमारा सीधा है, कण का कंपन हमेशा 90 डिग्री पर होगा। तो ये स्टेटमेंट तो मेरे भाई कहीं ना कहीं यहां पर करेक्ट है ही, इसमें कोई शक नहीं है। आगे कहता है इन तरंगों में माध्यम के जो कण होंगे तरंग के संचरण की दिशा के समानांतर होगा। बिल्कुल भी नहीं होगा मेरे भाई, समानांतर का मतलब 0 डिग्री, ये 0 डिग्री नहीं है। यहां पर थीटा का मान कितना है? तो कहेंगे 90 डिग्री होना चाहिए। तो ये ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो गया। आगे कहता है कि ये वो तरंग है मेरे भाई जिनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। कहीं ना कहीं ये भी स्टेटमेंट हमारा राइट है, ये भी स्टेटमेंट हमारा राइट है। और आपको आंसर्स करना कि इनमें से कौन सा आंसर्स आपके राइट होंगे। तो मेरे भाई हम सीधा सीधा कह सकते हैं कि दो स्टेटमेंट अगर सही हो गया है तो कहेंगे उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी इस क्वेश्चन के आंसर करेंगे मेरे भाई डी हमारा राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कहता है कि वायु में ध्वनि के वेग से अधिक चाल की अगर बात करता है तो हम सभी लोग जानते हैं मेरे भाई कि हम लोग मैक संख्या कैलकुलेट करते हैं। आपको पता होगा मेरे भाई कि जो मैक संख्या होता है ये हमारा यहां पर किसको बताता है? तो हम कहेंगे हमारा वायु की चाल हमारा किसके रिस्पेक्ट में? तो ध्वनि की चाल के रिस्पेक्ट में बताता है। तो मैक संख्या जिसको मैक नंबर कहते हैं, ये हमारा क्या होता है? कहेंगे यहां पर वस्तु का मेरे भाई, वस्तु की चाल ऊपर में होती है, वस्तु की चाल ऊपर में होगी। और नीचे में किसकी चाल होगी? तो कहेंगे नीचे में ध्वनि की चाल नीचे होती। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। लेकिन किसके रिस्पेक्ट में? तो ध्वनि के रिस्पेक्ट में वस्तु की चाल को देखते हैं। तो इसमें अलग अलग कंडीशंस यहां पर आ जाता है। अगर वस्तु की चाल ध्वनि की चाल अगर बराबर हो जाती है तो उसकी वैल्यू 1 आएगी। किसकी वैल्यू? तो मैक संख्या की वैल्यू 1 आएगी। तो आपको ध्यान रखना है, अगर मेरे भाई मैक नंबर की वैल्यू अगर 1 आती है, इसको हम सोनिक कंडीशन के नाम समझाते हैं। ये सोनिक स्पीड से चलता है। अगर मैक संख्या की अगर बात करते हैं, अगर मैक संख्या की वैल्यू अगर 1 से ज्यादा आ गया या फिर 1 से कम की अगर हम बात करते हैं, इसकी वैल्यू मेरे भाई अगर इसकी वैल्यू 1 से कम अगर होती है तो इसको हम लोग सब सोनिक कंडीशन के नाम से हम लोग जानते हैं। ये सब सोनिक कंडीशन होगा। लेकिन अगर मैक संख्या की अगर हम बात करते हैं, इसकी वैल्यू 1 से ज्यादा अगर हो गई तो इसको हम लोग यहां पर सुपर सोनिक कंडीशन के नाम से हम जानते हैं। ये कहीं ना कहीं सुपर सोनिक कंडीशन को दिखाता है। अगर मैक संख्या की अगर बात करते हैं, अगर 5 से अगर ज्यादा हो जाएगा तो इसको हम लोग यहां पर हाइपरसोनिक के नाम से जानते हैं। ये बात आपको किसी भी सूरत में मेरे भाई आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस को सॉल्व कराने के लिए ये
कहीं ना कहीं आपको काफी है। तो यहां पर मैक्स संख्या हम लोग कहां निकालते हैं, तो वायुयान की गति को पता करने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, वायुयान की गति को पता करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। तो आपसे बोला गया मेरे भाई कि वायु में जो ध्वनि का वेग है, जो ध्वनि का वेग है वो कहता है कि अधिक चाल से यात्रा करने वाली वस्तु को क्या कहते हैं, वायु में ध्वनि के वेग से, अच्छा वायु में ध्वनि के वेग से, वायु में ध्वनि के वेग से अधिक चाल से चाल यात्रा करने वाले, इसका मतलब मेरे भाई ये कंडीशन कह रहा है कि वस्तु की जो चाल है वो कहीं ना कहीं यहां पर हमारा ज्यादा है, किससे, तो कहेंगे यहां पर ध्वनि की चाल से ज्यादा है। ये क्वेश्चंस कह रहा है, ये हम नहीं कह रहे हैं। आप क्वेश्चंस को पढ़िएगा तो यही फीलिंग आपको आएगा। तो अगर ये ज्यादा है ये कम है मेरे भाई, इस फॉर्मूला में अगर ये ज्यादा है ये कम है तो इसकी वैल्यू 1 से ज्यादा होगी, और जब इसकी वैल्यू 1 से ज्यादा होगी तो वो हमारा सुपरसोनिक कंडीशन होगा, यानी ये वाला कंडीशन आंसर होगा। और सुपरसोनिक कंडीशंस की बात करते हैं तो इसको हम लोग यहां पर पराध्वनिक के नाम से जानते हैं। ये अल्ट्रा, ये सब गलत लिखा हुआ, इंग्लिश में जो लिखा हुआ ये कहीं ना कहीं मेरे भाई यहां पर गलत लिखा हुआ। अति पराध्वनिक को हम लोग हाइपरसोनिक कहेंगे, पराध्वनिक को हम लोग सुपरसोनिक कहते हैं, पराश्रव हमारा अल्ट्रासाउंड होता है। तो मेरे भाई इस तरीके से इस क्वेश्चन के अगर आंसर करने के लिए जाते तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर कहीं ना कहीं यहां पर होता, और इस तरीके से आंसर करते ऑप्शन नंबर बी हमारा यहां पर राइट हो जाता। आप लगातार अगर मेरे टेस्ट में डिस्कशन में भाग लेते रहिएगा तो आपके माइंड इतने क्रिएटिव हो जाएंगे, ऑटोमेटिक मेरे भाई क्वेश्चंस को सॉल्व आप आसानी से कर दोगे। हां, कुछ क्वेश्चंस हमेशा आपको सिखाते रहेगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चन से तो हम भी सीखते रहते हैं, तो मेरे भाई आप भी सीखते रहोगे और एक्युमुलेशन आपका कहीं ना कहीं बढ़ता चला जाएगा। आगे अगर बात करते हैं, कहता है वह न्यूनतम तापमान बताइए, वह न्यूनतम तापमान बताइए जिस पर किसी ईंधन को गर्म करने पर, जिस पर किसी ईंधन को गर्म करने पर वह आग पकड़ लेता है और जलने लगता है मेरे भाई, इसी को हम ऑटो इग्निशन कहते हैं, इसी को हम ऑटो इग्निशन कहते हैं। और ये कहीं ना कहीं मेरे भाई इग्निशन टेम्परेचर कहलाता है, और इसी को प्रज्वलन ताप के नाम से जानते हैं, इसी को इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं। ये इग्निशन हीट नहीं कहलाएगा, ये गलत लिखा हुआ मेरे भाई, ये इग्निशन टेम्परेचर कहलाता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। जैसे कि अगर हम बात करते हैं ये ऐसा किस स्थिति में होता है, तो डीजल इंजन में होता है। हम लोग जानते हैं कि पेट्रोल इंजन में कार्बोरेटर होता है, जैसा कि आपके टियर 2 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि पेट्रोल इंजन जो हमारा होता है उसमें कार्बोरेटर होता है, और कार्बोरेटर से चिंगारी निकलता है, और फ्यूल और एयर को जलाने के लिए वो हमारा चिंगारी काफी होता है। लेकिन आपको मैं बता देना चाहता हूं, अगर हम डीजल इंजन की बात करते हैं तो डीजल इंजन में मेरे भाई यहां पर हम लोग फ्यूल्स के रूप में हम एयर का इस्तेमाल करते हैं, हवा को कंप्रेस करते हैं। और जब हवा को कंप्रेस करते हैं, बहुत ज्यादा जब कंप्रेस करते हैं तो मॉलिक्यूल्स आपस में टकराता है। जब मॉलिक्यूल्स आपस में टकराएगा उसके अंदर का इतना तापमान बढ़ जाएगा, इतना तापमान बढ़ जाएगा, इतना तापमान बढ़ जाएगा, अगर थोड़ा भी फ्यूल का इंजेक्शन करिएगा तो आग पकड़ लेता है अपने आप मेरे भाई, वहां चिंगारी नहीं है, वहां तुरंत आपका इतना तापमान बढ़ जाएगा, इतना तापमान बढ़ जाएगा कि इसको हम लोग इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं। और उस पर थोड़ा भी फ्यूल अगर आप डीजल को उस पर छिड़कोगे तुरंत आग पकड़ लेता है। इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि डीजल इंजन में इंजेक्टर होता है, और इग्निशन टेम्परेचर पर हम लोग इंजेक्टर से क्या करते हैं, फ्यूल को इंजेक्ट कर देते हैं और आग पकड़ लेता है। और ये स्थिति कहीं ना कहीं डीजल इंजन में देखने को मिलता है, ये पेट्रोल इंजन में नहीं होता है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कहता है कि एक लंबवत स्प्रिंग की हम बात करते हैं, और कहता है कि उसके निचले हिस्से पर, यानी कि लंबवत कहने का मतलब ये कहीं ना कहीं एक स्प्रिंग की बात कर रहा है, और ये स्प्रिंग हमारा यहां पर है, और इसी से एक भार को यहां पर लटका दिया गया, एक वस्तु को यहां पर लटका दिया गया। अब कहता है मेरे भाई कि चलो ठीक है, यहां तक एक लंबवत स्प्रिंग हमारा है और जिसके निचले सिरे पर एक भार को लटका दिया जाता है, और कहता है कि तब क्या करते हैं, तो उसमें विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं। तो बताइए विद्युत धारा का प्रवाह के कारण क्या होगा। हम सभी लोग जानते हैं मेरे भाई कि ये क्वाइल के रूप में हमारा काम करता है, ये कहीं ना कहीं मेरे भाई एक क्वाइल के रूप में हमारा काम करता है। और क्वाइल में क्या होता है मेरे भाई, विद्युत धारा के कारण क्या होता है, ये आप सभी लोग जानते हैं। किसमें, विद्युत धारा के कारण, विद्युत धारा के कारण क्या होगा, तो सीधा सीधा कहोगे कि इसमें विद्युत धारा के कारण चुंबकीय प्रभाव देखने को मिलता है, इसलिए इसको विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। तो मेरे भाई विद्युत धारा के कारण इसमें कैसी प्रवृत्ति डेवलप कर जाएगी, तो विद्युत धारा के कारण इसमें चुंबकीय प्रवृत्ति डेवलप कर जाती है, और इसी चुंबकीय प्रवृत्ति के कारण यहां पर हमारा क्या होगा, तो इस तरीके से अगर वो घूर्णन करेगा तो वैसी परिस्थिति में हम कहेंगे वहां पर, यहां पर क्या होगा, तो एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमारा काम करेगा। अगर चुंबकीय बल यहां पर चुंबकीय क्षेत्र क्रिएट होगा तो चुंबकीय बल आएगा, और चुंबकीय बल हमारा अपोजिट नेचर का यहां पर आएगा, चूंकि क्वाइल की हम बात कर रहे हैं। और ऐसी परिस्थिति में मेरे भाई वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, और ये हमारा क्या होता है, चुंबक, ये हमारा स्प्रिंग सिकुड़ जाएगा। स्प्रिंग क्या होगा, तो कहेंगे सिकुड़ जाएगा। तो आपको ध्यान रखना, अगर विद्युत धारा प्रवाह किए तो जो स्प्रिंग होगा वो हमारा क्या, क्वेश्चन कई बार ये भी पूछता है, स्प्रिंग हमारा क्या होगा, तो यहां पर हमारा सिकुड़ जाता है, यानी कि स्प्रिंग हमारा कंप्रेस हो जाता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। और स्प्रिंग अगर हमारा कंप्रेस हो गया तो ऐसी परिस्थिति में हम कहेंगे कैसा होगा मेरे भाई,
स्प्रिंग अगर हमारा कंप्रेस कर जाएगा तो हम कहेंगे वह ऊपर नीचे दोलन करेगा, या फिर मेरे भाई हम कहेंगे ऊपर उठ जाएगा, वह नीचे जाएगा। तो आप यहां गलती नहीं करना मेरे भाई, आपको ध्यान रखना कि वह ऊपर नीचे दोलन करेगा, चूंकि स्प्रिंग है और स्प्रिंग हमारा कुछ इस तरीके से वो दोलन करेगा, ऊपर नीचे दोलन करता है। तो मेरे भाई इस तरीके से आपको ध्यान रखना कि स्प्रिंग हमारा कंप्रेस होगा, यानी कि ये हमारा इस तरह से सिकुड़ेगा। जब ये कंप्रेस होगा तो इसके अंदर एनर्जी स्टोर करेगा, और वह एनर्जी हमारा पोटेंशियल एनर्जी के रूप में एनर्जी स्टोर होगा, फिर ये हमारा ऐसे फैलेगा, हम कहेंगे उस तरीके से हम कहेंगे वो रिलीज हो जाता है। तो ये हमारा क्या करेगा, तो कहेंगे ऊपर नीचे का दोलन करने लगेगा, और इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला कहता है कि गोलीय दर्पण की बात कही जाती है, और गोलीय दर्पण में कोई भी दर्पण की आप बात कर लीजिए, और उसमें से जो प्रिंसिपल एक्सिस है उसके बारे में आपको बताना है जो सही स्टेटमेंट है। आप मेरे भाई एक बात हमेशा ध्यान रखना कि ये गोलीय दर्पण में आप कोई भी दर्पण उठा के ले लीजिए, हमारे सामने में यहां पर अवतल दर्पण, और अवतल दर्पण ही गोलीय दर्पण का पार्ट होता है, और इसके बीचों बीच एक रेखा हम खींच रहे हैं जिसको हम प्रधान अक्ष कहते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना मेरे भाई कि गोलीय दर्पण में प्रधान अक्ष दिखता नहीं है, बस पढ़ाने के लिए हम दिखाते हैं, इसलिए हम कहते हैं मेरे भाई ये काल्पनिक रेखा के रूप में होता है। ये कैसा होता है मेरे भाई, तो हम सीधा कहेंगे ये हमारा काल्पनिक होगा। ये कैसा होगा, तो एक लाइन में आप जान लीजिए कि ये हमारा यहां पर काल्पनिक होगा, यानी कि जो मुख्य अक्ष होता है इसको हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, इसी को हम लोग मुख्य अक्ष के नाम से जानते हैं, और ये जो मुख्य अक्ष होता है हमारा काल्पनिक रेखा के रूप में हमारा कार्य करता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। लेकिन अगर हमारा दर्पण ऐसा है तो हम कहेंगे जिधर कर्व है उधर ही सेंटर होगा, इसका मतलब इसका सेंटर कहीं ना कहीं यहां होगा, और अगर इसको हमारा यहां पे कट किया जिसको पोल कहेंगे, और सेंटर और पोल के बीच में हमारा मुख्य फोकस होता है। तो जाहिर सी बात है मेरे भाई हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि अगर स्टेटमेंट को अगर पढ़ेंगे तो उसके बारे में स्टेटमेंट को सही ढूंढ करके निकालेंगे, क्योंकि मुख्य अक्ष की अगर हम बात करते हैं ये काल्पनिक रेखा, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। किसी दर्पण में दिखाया, किसी दर्पण में वो रेखा फिक्स नहीं होता है, वो एक काल्पनिक हम लोग कल्पना करते हैं कि बीचों बीच लाइन पास किया है, वो एक हमारा मुख्य अक्ष के रूप में होता है। और दूसरी तरफ मेरे भाई जो दर्पण के दोनों ओर विस्तृत होती है, दर्पण के इधर भी होगा, दर्पण के इधर भी होगा, ताकि हम इमेज को फाइंड आउट कर पाएंगे कितनी दूरी पर बनता है। तो ये कहीं ना कहीं स्टेटमेंट हमारा यहां पर राइट है। आगे कहता है कि मुख्य अक्ष की अगर हम बात करते हैं, ये वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस और ध्रुव से होकर के गुजरता है। मेरे भाई आप देख लीजिए, वक्रता केंद्र यहां है, मुख्य फोकस यहां है, ध्रुव यहां है, इसी से होकर के ये गुजरता है। ये कहीं ना कहीं मेरे भाई दूसरा भी स्टेटमेंट हमारा राइट है। आगे कहता है कि अगर हम वक्रीय दर्पण की अगर बात करते हैं, ये हमारा वक्रीय दर्पण है, गोलीय दर्पण को हम वक्रीय दर्पण कहते हैं चूंकि ये वक्र के रूप में होता है। और आगे कहता है कि इसका मुख्य अक्ष भी वक्रीय होगा, जो कि मेरे भाई निहायत गलत है। मुख्य अक्ष हमारा सीधी रेखा में होता है, सीधी रेखा में होता है। तो ये कहीं ना कहीं हमारा गलत हो गया, हम लोगों को सही चूज करना था। पहला और दूसरा स्टेटमेंट हमारा सही है। जब पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही है तो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे और कहेंगे केवल एक और दो, हमारा दो ही स्टेटमेंट यहां पर राइट है। आगे बढ़ते हैं मेरे भाई और अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। आप सभी लोग सेशन को लाइक भी करिए, और इस तरीके से मेरे भाई आप लगातार डेली नाइट में 9 बजे आप आकर के अपनी तैयारी को बेहतरीन कीजिए। हम आपकी सेवा में उपस्थित रहते हैं। आपको 40 क्वेश्चंस 1 घंटा के अंदर 40 क्वेश्चन सिखा के जाएंगे, वो भी मेरे भाई कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आपको मिलते हैं, अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, बाइलिंगुअल होता है। आपकी तैयारी बेहतरीन हो जाएगी, बशर्ते कि आपको शिद्दत के साथ मेहनत करना है, एक विश्वास के साथ आपको पढ़ना है। जिस दिन आप विश्वास के साथ पढ़ना शुरू कर दीजिएगा, आपको लगेगा कि उस दिन हम सीखने लगे हैं। लेकिन जिस दिन आपके दिमाग में यह चलता रहेगा कि हम सीख रहे हैं, पता नहीं क्या हो रहा है, पता नहीं क्या चल रहा है, आपके दिमाग में ऐसे ही चीजें चलती रहेगी और आप कहीं पर भी परिपक्व होकर के कभी भी आप अपने एक्युमुलेशंस को नहीं बढ़ा पाओगे। तो एक चीज को आप फिक्स कीजिए कि रात की ये क्लासेस हमको करनी ही करनी है, चाहे दुनिया कुछ भी कहे, फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप ये 1 घंटा मेरे साथ रहते हैं तो 40 क्वेश्चंस मेरे भाई आपको बहुत कुछ सिखा करके चला जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कहता है कि निम्नलिखित पृष्ठीय तनाव की बात करते हैं। हम सभी लोग जानते हैं मेरे भाई कि अगर हम पृष्ठीय तनाव की अगर बात करते हैं, या पृष्ठ तनाव कह दीजिए, इसी को हम सरफेस टेंशन के नाम से जानते हैं। इस बात को तो मेरे भाई आप सभी लोग जानते होंगे कि सरफेस टेंशन हमारा क्या होता है। नहीं जानते हैं तो जान लीजिए कि पृष्ठ तनाव हमेशा द्रव के सतह पर आता है, द्रव के सतह पर, द्रव के अंदर नहीं होता है। तो ध्यान रखना मेरे भाई, यह द्रव की सतह पर हमेशा डेवलप करता है। कहां पर, तो कहेंगे द्रव की सतह पर सरफेस टेंशन देखने को मिलता है, और इसका फॉर्मूला होता है सरफेस टेंशन का फोर्स पर यूनिट लेंथ कहते हैं। और ध्यान रखना इसके यूनिट कई बार पूछे जाते हैं। फोर्स का यूनिट न्यूटन, लंबाई का मीटर होगा तो न्यूटन पर मीटर इसका एसआई मात्रक होता है, और सरफेस टेंशन को सिग्मा से दिखाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यह है मेरे
मेरे भाई, जब तापमान बढ़ता है किसी द्रव का, क्योंकि ये द्रव पर ही देखने को मिलता है कि जब तापमान बढ़ता है तो याद रखना पृष्ठ तनाव का मान घट जाता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। और घटते घटते जीरो भी होता है, लेकिन क्रिटिकल टेम्परेचर की बात अगर करते हैं, जब 374.15 या 16 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम पहुंचते हैं गर्म करते करते, तब जाकर के पृष्ठ तनाव का मान जीरो होता है। लेकिन एक दूसरा बात हम आपको बताना चाहेंगे मेरे भाई, उसको भी ध्यान रखिएगा कि वर्षा की बूंदें अगर गोलाकार होती है, अगर वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है, चाहे वर्षा की बूंदें बोले या फिर मेरे भाई किसी बबल्स की अगर बात कर देता है, किसी बबल्स की बात कर देता है, आपको ध्यान रखना है, किसी बबल्स की अगर बात कर देता, किसी बबल्स की अगर बात कर लेता है, ये वर्षा की बूंदें या किसी बबल्स की अगर बात करते हैं तो ये गोलाकार क्यों होती है? तो मेरे भाई ध्यान रखना कि ये गोलाकार, आप कहेंगे गोलाकार पृष्ठ तनाव के कारण होता है, एक लाइन में कहानी खत्म। तो गोलाकार भी होगा तो पृष्ठ तनाव के कारण ही होगा, गोलाकार पृष्ठ तनाव के कारण होता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। और पृष्ठ तनाव किसके कारण आता है? तो मेरे भाई स्वसंजक बल के कारण आता है, ध्यान रखेंगे। तो यहां पर अगर हम बात करते हैं, इसके यूनिट की बात करते हैं और इसको समझते हैं कि क्या स्टेटमेंट हमारा सही नहीं है, जो सही नहीं है वो आंसर करना है। अगर हम पृष्ठीय तनाव की बात करते हैं तो मेरे भाई डाइन पर सेंटीमीटर की बात करता है, तो यहां पर डाइन हमारा सीजीएस यूनिट माना जाता है और सेंटीमीटर भी सीजीएस यूनिट हमारा होगा। मेरे भाई हम सभी लोग जानते हैं यहां पर हम डाइन यानी न्यूटन का सीजीएस मात्रक डाइन होता है और मीटर का यहां पर सीजीएस मात्रक हमारा सेकंड में सेंटीमीटर में होता है। तो मेरे भाई ये एसआई में है, ये सीजीएस में है, इसका हम इसको डाइन में भी लिख सकते हैं, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, ये स्टेटमेंट हमारा यहां पर राइट है। आगे कहता है कि जल की बूंदें का आकार पृष्ठीय तल के कारण गोलाकार होता है। मेरे भाई मैंने स्टेटमेंट आपको बोल दिया, गोलाकार अगर हो गया तो ऐसी परिस्थिति में हमारा यही काम करता है और ये स्टेटमेंट भी हमारा राइट हो जाएगा। कमरे के तापमान पर जल का जो पृष्ठीय तनाव होता है, मेरे भाई आप ध्यान रखेंगे कि कमरे के तापमान पर जल का पृष्ठीय तनाव यानी कि पृष्ठ तनाव हम जल का देख रहे हैं एट कितने डिग्री पर, तो मेरे भाई कमरा का तापमान यानी कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसकी जो वैल्यू होती है इस सिग्मा का यानी कि पृष्ठ तनाव का जो वैल्यू होता है वो कितना होगा? तो याद रखना 0.736 न्यूटन पर मीटर होता है। अगर आप इसमें कहेंगे तो ये कहेंगे, नहीं तो मेरे भाई इसी को चीज को अगर हम सेंटीमीटर डाइन पर सेंटीमीटर के रूप में अगर देखते हैं तो डाइन पर सेंटीमीटर में जो इसकी वैल्यू होती है, आप यूनिट कन्वर्जन है आप यूनिट कर लीजिएगा। 25 नंबर क्वेश्चन से हम इसको थोड़ा सा मेरे भाई ये वैल्यू लिखा देते हैं। एग्जैक्ट में एक्चुअली में ये वैल्यू आपको याद ही रखना होता है और कहेंगे ये वैल्यू हमारा कितना होगा, तो हम करेंगे आंसर्स यहां पर हम कहेंगे मेरे भाई इसकी जो वैल्यू होगी, ये 25 नंबर क्वेश्चंस की हम बात कर रहे हैं और इसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, तो आप ध्यान रखेंगे मेरे भाई जब इसको कन्वर्ट करोगे डाइन में तो इसकी वैल्यू कितनी आती है, तो ध्यान रखना यहां पर 72 मेरे भाई 8 इतना डाइन पर सेंटीमीटर आपका आएगा और न्यूटन में हमारा न्यूटन पर मीटर में इतना ही होता है, ध्यान रखेंगे। अब कहता है इथाइल अल्कोहल की अगर बात करते हैं तो इथाइल अल्कोहल का सरफेस टेंशन हमारा रूम टेंपरेचर पर क्या होगा, जिसको हम लोग C2H5OH कहते हैं, ये हमारा अल्कोहल होता है। इसकी जो वैल्यू होती है ये कम होती है और ये कितना, तो मेरे भाई 22.3 इतना डाइन की बात करते हैं, इतना डाइन पर सेंटीमीटर होता है। तो मेरे भाई ये कम होगा, इथाइल अल्कोहल कम होगा और ये हमारा ज्यादा होता है, चूंकि इसकी वैल्यू ज्यादा है, ये हमारा 22 है तो ये हमारा 72 है। तो यहां पर कमरे के तापमान, कमरा का तापमान कहने का मतलब रूम टेंपरेचर हमारा 20 डिग्री से लेकर 20 डिग्री हम लोग मान के चलते हैं और कहता है कि जल का पृष्ठीय तनाव जो होगा इथाइल अल्कोहल से कम होगा। मेरे भाई इथाइल अल्कोहल का तो ऑलरेडी कम होता, तो ये इथाइल अल्कोहल किसका ज्यादा होगा? मेरे भाई कहीं ना कहीं स्टेटमेंट आपका गलत हो गया और गलत को ही आंसर करना था, यहां कम कह के गलत कर दिया। इसका मतलब इस क्वेश्चन के अगर आंसर करने के लिए जाएंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग यही करेंगे क्योंकि ये गलत इंफॉर्मेशन है। तो मेरे भाई इस चीज को आप ध्यान रखेंगे और ये एक डेटा है और इस डेटा को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आगे चलते हैं। सेवा में श्रीमान आशीष सर जी सादर प्रणाम। आपसे अनुरोध है कि आप बहुत जल्दी जल्दी पढ़ाते हैं, जो समझ नहीं आता था आपसे निवेदन है कि थोड़ा कम स्पीड पढ़ाई कृपा करें। अब इसमें से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं मेरे भाई जो बहुत धीरे नहीं पढ़ना चाहते हैं और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि जिनको लगता है कि बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। आप ही में से कुछ बच्चे ऐसे थे जिन्होंने ये कमेंट किया था कि सर जल्दी पढ़ाइए, 1 घंटा के अंदर कंप्लीट कर दीजिए। मेरे भाई मेरे साथ अगर मुझे कहोगे कि 20 मिनट में खत्म करना तो 20 मिनट में भी खत्म करेंगे और सब डिटेल में बता भी देंगे और इतनी स्पीड होगी कि आपको कैच करना पड़ेगा। लेकिन हमारा हमेशा से टारगेट रहता है कि आपको प्यार से पढ़ाए। अगर थोड़ा लगता है बहुत ज्यादा फास्ट हो गया तो मेरे भाई थोड़ा स्लो कर देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बात बाकी इंफॉर्मेशन में कोई कमी नहीं करेंगे, ये भी एक सच है। आप अगर पढ़िएगा तो मेरे भाई मजा आ जाएगा। आप फास्ट पढ़ा रहे हो, नहीं सर आप फास्ट
आप फास्ट पढ़ा रहे हैं अब, अच्छा थोड़ा स्लो कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप कहेगा तो स्लो कर देंगे, आप कहेगा तो फास्ट कर देंगे, आप ही की तरह, आप ही के हिसाब से तो मेरी गाड़ी चलती है। तो मेरे भाई कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल कर देंगे, आप बस निश्चिंत होकर के पढ़ते जाइए। एक डेटा मैंने आपको पढ़ाया भी था मेरे भाई, ये सारे क्वेश्चन हमने कराए भी थे कि सरफेस टेंशन हमारा यहां पर पानी के लिए कितना होता है, 0.736 न्यूटन पर मीटर होता है। और एक मैंने ये भी बताया था पारा के लिए, और याद रखना मेरे भाई पारा का जो प्रश्न होता है ये 0.480 हमारा होता है और इतना न्यूटन पर मीटर होता है। इस तरह से इथाइल अल्कोहल का भी वो डेटा याद रख सकते हैं। तो ये न्यूटन पर मीटर है और ये डाइन पर सेंटीमीटर पर है, कोई फर्क नहीं पड़ता है मेरे भाई। लेकिन ये सब डेटा मेरे भाई रूम टेम्परेचर की कहानी है, यानी कि रूम टेम्परेचर पर होता है। रूम टेम्परेचर को हम लोग 20 डिग्री सेंटीग्रेड मान करके चलते हैं। अगर तुम लोग कहो कि स्लो पढ़ा दें तो मेरे भाई पूरे स्लो हो जाएंगे। तो यहां ध्यान रखिएगा, पदार्थ की किस अवस्था में बोला गया है, पदार्थ की किस अवस्था में अणुओं की गतिज ऊर्जा, अणुओं की गतिज ऊर्जा उनके बीच आकर्षण बल से अधिक होता है। मेरे भाई आप समझ लीजिए, पदार्थ की 5 अवस्था होती है। पदार्थ की जो 5 अवस्था होती है, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट वैसे पदार्थ को कहते हैं जो 0 केल्विन पर होता है और वह एक ठोस के रूप में हमारा होता है। लेकिन अगर हम गैस की बात करते हैं तो उसके मेरे भाई मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं, उनके बल बीच लगने वाले अंतराण्विक बल कम होता है। तो यहां पर क्वेश्चन उसी पर बोला गया कि अणुओं की जो गतिज ऊर्जा है उनके बीच आकर्षण बल से भी अधिक होता है। तो मेरे भाई अगर दूर दूर होगा, मॉलिक्यूल्स दूर दूर होगा तो जो फोर्स लगेंगे वो कम लगेंगे और उनकी गति ज्यादा होती है। किसमें? तो गैस में होता है ऐसा। इसलिए मेरे भाई यहां पर हमारे सामने गैस भी है और हम कहेंगे यहां पर, और कहता है जिसके कारण वे एक दूसरे से वे एक दूसरे से दूर स्थित होते हैं और वह स्वतंत्र रूप से हमारे क्या होते हैं, यहां पर गतिमान होते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर हमारा गैस हो जाएगा। हम सभी लोग जानते हैं मेरे भाई कि जब कभी भी हम किसकी बात करते हैं, जब कभी भी हम पदार्थ की बात कर लेते हैं तो आपको मैं बता देना चाहता हूं कि पदार्थ हमारा ठोस भी है, पदार्थ हमारा क्या होता है यहां पर द्रव्य भी है, और पदार्थ हमारा क्या होता है गैस भी है, पदार्थ हमारे मेरे भाई यहां पर प्लाज्मा भी होता है, ध्यान रखेंगे। और पदार्थ हमारा यहां पर कहते हैं कि बोस आइंस्टीन कंडेंसेट भी होता है। लेकिन ये हमारा कब होता है मेरे भाई, इसका तापमान बहुत कम होता है। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट का जो तापमान होता है 0 केल्विन या फिर -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि यह सॉलिड फॉर्म में मिलेगा, ये सॉलिड फॉर्म में मिलता है, इसका तापमान बहुत ज्यादा होता है। तो मेरे भाई जो गैस की हम बात कर रहे हैं, जो हमारा गैस दे रखा ये लिक्विड फॉर्म में होता है, ये हमारा गैसेस फॉर्म में होता है, ये भी हमारा आयनाइज्ड गैस फॉर्म में होता है, याद रखेंगे। ये हमारा किस फॉर्म में होगा तो मेरे भाई ये आयनाइज्ड होता है, ये क्वेश्चन पूछता है। ये हमारा आयनाइज्ड गैसेस अवस्था में होता है, लेकिन आयनाइज्ड फॉर्म में होता है। लेकिन इस गैस की बात अगर करते हैं तो इसकी गतिज ऊर्जा अधिक होगी, लेकिन मेरे भाई इसके मॉलिक्यूल्स के बीच में बल हमारा कम लगता है। सबसे अधिक मॉलिक्यूल्स के बीच में अगर बल लगेगा तो ठोस में लगेगा, इसमें कम लगता है। जो मेरी क्लासेस कर रहे होंगे अखंड ज्योति बैच में, उनको ये फील आ गया होगा क्वेश्चन कहता क्या है। और ऐसे क्वेश्चंस को मैंने मेरे भाई अपने उस थ्योरी क्लासेस में अखंड ज्योति के बैच में हमने कराया है डिटेल में, आप पढ़िएगा। आज केमिस्ट्री की क्लासेस हमने ली थी और उसमें ये चीज हम डिटेल में पढ़ाए थे, सभी के बारे में डिटेल से पढ़ाए थे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कराते हैं। प्रकाश का वर्णक्रम जो है मेरे भाई, हम लोग देखते हैं कि प्रकाश 7 कलर में बिखर जाता है, जिसको डिस्पर्सन ऑफ लाइट कहते हैं, जिसको वर्ण पट्टी पर जब हम लोग देखते हैं मेरे भाई तो वह 7 कलर में VIBGYOR, जिसको हम लोग दृश्य प्रकाश के रूप में जानते हैं। तो मेरे भाई ये कंसेप्ट जो दिया गया है वो न्यूटन साहब के द्वारा दिया गया है और उसी को डिस्पर्सन ऑफ लाइट कहते हैं, जो कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण का कंसेप्ट देता है। आगे कहते हैं निम्नलिखित में से वर्णित 4 पदार्थ में से, यानी कि वर्णित 4 पदार्थ में से अन्य 3 की, यानी कि अन्य 3 की तुलना में 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर सबसे अधिक विद्युत हमारा प्रतिरोधकता किसका होगा। अब देखिए प्रतिरोधकता जो होता है मेरे भाई, हमने आपको कई बार बोला कि प्रतिरोधकता हमारा 2 ही बात पर निर्भर करता है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो एक चीज आप जान लीजिए कि प्रतिरोधकता की अगर हम बात करें, जिसको रेसिस्टिविटी हम कहते हैं, प्रतिरोधकता बोलिए या फिर इसी को आप यहां पर विशिष्ट प्रतिरोध के नाम से आप जानिए, कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे भाई। प्रतिरोधकता बोलिए या इसी को आप विशिष्ट प्रतिरोध बोल दीजिए, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन एक बात जान लीजिए कि इसको सिंबल रो से दिखाते हैं और ये 2 ही पैरामीटर पर निर्भर करता है। एक तो मेरे भाई ये पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करेगा, एक तो ये पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है और मेरे भाई पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, और साथ ही साथ मेरे भाई हम कहेंगे ये तापमान पर भी निर्भर करता है। तापमान के बढ़ने से इसकी वैल्यू कम और ज्यादा हो सकती है। अब यहां पर अगर ये पदार्थ पर निर्भर करता है तो ये कुछ कहना चाह रहा है मेरे भाई कि अलग अलग पदार्थ के लिए इसकी वैल्यू अलग अलग होती है। जैसा कि आप देख रहे हो लोहा है, हमारा मैग्नीज है, हमारा पारा है, सबके लिए मेरे भाई न्यूमेरिकल वैल्यू होता है और ये वैल्यू मेरे पास लिखा हुआ है, हम उस वैल्यू से कंपेरिजन करके आपको बता देते हैं। मैग्नीज का जो प्रतिरोधकता हमारा
हमारा होगा, इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो 1.6 गुना में 10 के पावर कितना होगा, तो -6 यहां पर ओम मीटर हमारा होगा। आयरन की अगर हम बात करते हैं तो मेरे भाई आयरन का कितना होगा, तो आयरन का प्रतिरोधकता हमारा कितना होगा, तो कहेंगे यहां पर हमारा सिंपल सी बात है मेरे भाई 9.71 गुना में 10 के पावर -8 हो गया मेरे, यहां -6 है, यहां -8 है, इतना ओम मीटर हो गया। और मरकरी की अगर हम बात कर लेते हैं तो मरकरी की अगर हम बात करेंगे इसका प्रतिरोधकता हमारा कितना होगा, तो याद रखना मेरे भाई इसका 98 गुना में 10 के पावर -8 होता है। तो जाहिर सी बात है मेरे भाई, अगर हम इसको देखते हैं, अगर ये पावर में -8 है, ये पावर में -8 है, इसका मतलब मेरे भाई इसमें 10 के पावर 8 से डिवाइड है, इसमें 10 के पावर 8 से डिवाइड है, लेकिन यहां पर 10 के पावर 6 से ही डिवाइड होगा, तो कहीं ना कहीं मेरे भाई ये हमारा सबसे अधिक वैल्यू को बताएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि जब तक इसकी वैल्यू नहीं पता होगी तब तक आप बता नहीं सकते हो। रिमेंबर करना मेरे भाई बहुत मुश्किल है, ठीक है। प्रैक्टिस से कुछ चीजें को आप लिख करके याद कर सकते हो, बाद बाकी इसका और कोई उपाय नहीं है। अलग अलग पदार्थ के लिए उसकी वैल्यू अलग अलग होती है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखता है मेरे भाई, यहां कह रहा है कि किसकी प्रतिरोध सबसे अधिक, फिर से वही चीज हमारा है, फिर से प्रतिरोधकता पूछा गया। अलग अलग पदार्थ के लिए उसकी वैल्यू अलग अलग होती है, इसमें नाइक्रोम का सबसे अधिक होता है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, और एक बात जान लीजिए मेरे भाई कि अगर इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना है तो इस क्वेश्चन को दिमाग से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि जो प्रतिरोध होता है यह समानुपाती प्रतिरोधकता का होता है। जिसका प्रतिरोध ज्यादा होगा उसका प्रतिरोधकता ज्यादा हो जाएगा। हम लोग बल्ब में मेरे भाई नाइक्रोम का इस्तेमाल करते हैं, नाइक्रोम का तार यूज करते हैं, क्योंकि उस नाइक्रोम का प्रतिरोध अधिक होता है तो उसका प्रतिरोधकता भी सबसे अधिक होगा। अगर नाइक्रोम दिखेगा तब तो सोचना ही नहीं है, आप डायरेक्ट आंसर करोगे ऑप्शन नंबर हमारा यहां पर नाइक्रोम, यानी कि बी राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन कहता है, इस क्वेश्चन के आंसर मेरे भाई हम आप लोगों से चाहेंगे, और मुझे लगता है कि आप सभी लोग प्यार से आराम से आंसर करके बता दोगे कि 30 नंबर क्वेश्चन के आंसर क्या होंगे। क्वेश्चन में बोला कि कौन सी तरंग या कौन सी किरणें ऐसी है जिनकी आवृत्ति जो है वो हमारे उच्च है, लेकिन वो तरंग कैसी है, तो वह विद्युत चुंबकीय तरंग है। बताइए मेरे भाई, कितनी बार पढ़ाए हैं, कितनी बार बताए हैं कि विद्युत चुंबकीय तरंग हमारा क्या होता है। मैंने कई बार बोला है, मैंने कई बार पढ़ाया है, और विद्युत चुंबकीय तरंग हमारा आवेशहीन होता है, यह भी बात मैंने कई बार आपको बोला है। एक एक स्टेटमेंट मेरे भाई आपके काम का है, और इसी में हम कहते हैं ये हमारा गामा रे होगा, इसी में अगर कहते हैं तो हमारा एक्सरे होगा, इसी में अगर हमारा होगा तो यूवी रे की हम बात करेंगे, इसी में मेरे भाई यहां पर विजिबल रे की बात करते हैं। मैंने सारी बात मेरे भाई आपको पढ़ाई है, और याद रखना कि ये हमारा इंफ्रारेड रे के नाम से भी इसको हम लोग जानेंगे, जिसको अवरक्त किरण कहते हैं। और फिर हमारा यहां पर मैक्रोवेव होगा, और साथ ही साथ हम कहेंगे यहां पर हमारा रेडियो वेव भी हमारा होगा। लेकिन एक बात जान लीजिए मेरे भाई, इस रेडियो वेव का जो हमारा वेवलेंथ होता है वो सबसे मैक्स होता, अधिकतम होता है, और गामा का जो वेवलेंथ होता है वो कहीं ना कहीं यहां पर सबसे कम होता है। और एक रिलेशंस मैंने आप सभी लोगों को बताया था कि एनर्जी का रिलेशन समानुपाती आवृत्ति से और विद्युत कर्मानुपाती वेवलेंथ से होता है। अब क्वेश्चंस में मेरे भाई आपको ध्यान रखना है कि आपसे आवृत्ति अधिकतम पूछी गई है, आपसे ऊर्जा अधिकतम पूछी, आवृत्ति अधिकतम पूछी गई है, ये अधिकतम होगा तो ये भी अधिकतम, चूंकि दोनों समानुपाती है, और ये हमारा उल्टा है तो हम कहेंगे ये कम हो जाएगा। तो मेरे भाई हम उसके बारे में हम कहेंगे कि आवृत्ति उच्च होगी जिसका वेवलेंथ कम होगा, और हम सभी लोग जानते हैं कि ऊपर से जब नीचे जाएंगे तो वेवलेंथ का मान हमारा बढ़ता है। तो यहां पर हम कहेंगे वेवलेंथ सबसे कम किसका, तो गामा का है। जिसका वेवलेंथ कम होगा उसकी आवृत्ति अधिक होगी। अगर गामा दिख रहा है तो आप वही आंसर कर दीजिए, इसमें कहीं से कोई सोचने वाली बात नहीं है, और ऑप्शन करेंगे आप, यहां पर एक करेक्ट हो जाएगा आपका। तो ये रिलेशंस एक बार नहीं कितनी बार हम आपको कराए हैं, और इस रिलेशंस पर हमेशा की तरह क्वेश्चंस आता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, और इस क्वेश्चन के आंसर आप सभी लोग बता दीजिए मेरे भाई क्या होता है। कहता है कि डैश एक मिश्रण को अलग करने के महत्वपूर्ण तरीकों में से एक है, और याद रखिएगा मेरे भाई सेपरेशन मेथड से क्वेश्चन हमेशा आता है। आपके टियरी 3 में देखिएगा सेपरेशन मेथड ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो सेपरेशन मेथड में जो हम लोग पढ़ते हैं कि वाष्पोत्सर्जन से हम नमक को अलग करते हैं, हम पढ़ते हैं मेरे भाई यहां पर हमारा सब्लिमेशन का प्रोसेस होता है, इस तरीके से जो हम लोग पढ़ते हैं यहां पर कंडेंसेशन का प्रोसेस होता है, ये सारी प्रोसेस आपको पढ़ना पड़ेगा। मैग्नेटिक सेपरेशन का जो मेथड होता है वो हमारा क्या होता है, तो अलग अलग तरीके हैं मेरे भाई। सेपरेशन मेथड का एक टॉपिक हमारा केमिस्ट्री में होता है, और वहां से क्वेश्चंस आप देखिए टियर 2 में भी पूछा, टियर 3 में भी पूछा, आगे भी पूछने की संभावना रहती ही है। इसलिए अगर किसी मिश्रण को अगर अलग करने की बात होती है तो याद रखना ये सेपरेशन का ही क्वेश्चन है। कहता है कि जिसमें मिश्रण को एक विलयन से और मिलियन तथा निलंबन को अगर एक माध्यम से होकर के गुजारा जाता है, तो जिसके विभिन्न अवयव विभिन्न दरों पर गति करते हैं, और ये हमारा कौन सा होगा, तो मेरे भाई इसको हम लोग क्रोमेटोग्राफी के
के नाम से हम लोग जानते हैं। इसकी थ्योरी, जब इसकी वीडियो आप देखेंगे तब आपको पता चलेगा एक्चुअली में क्रोमेटोग्राफी हमारा किस तरीके से इसको अलग करता है। आगे चलते हैं मेरे भाई, ये क्लासेस आपको साइंस की क्लासेस, जिसमें आप देख रहे होंगे कि 20 सेट आपका 40 क्वेश्चन का डेली डिस्कशन होता है। ये प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। अगर मैथ और साइंस दोनों का माइंड है तो 149 रुपए में आपको दोनों मिल जाएगा। आप लोग मेरे भाई लेकर के अपनी तैयारी को कंटिन्यू, अपने टेस्ट को यहां पर इंप्रूव कर सकते हैं और टेस्ट में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आवर्त सारणी के तत्व समूह में फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, सब हेलोजन फैमिली का, एक लाइन में कहानी खत्म। और आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर सी, आपका राइट हो जाएगा। क्योंकि मेरे भाई ये सब क्वेश्चंस कई बार आ चुका है तो इसलिए इसको डिटेल में और बताने की कोई जरूरत नहीं है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे भाई, यहां पर फिटकरी की बात कही जाती है। पोटास एलम को हम लोग फिटकरी कहते हैं। याद रखना फिटकरी में मेरे भाई 24 को हमारा यहां पर पानी के मॉलिक्यूल्स होते हैं, 12 नहीं होता इसलिए ये छट जाएगा। 24 हमारे क्या होता है, पानी के मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये भी होगा और ये भी होगा। और फिटकरी में मेरे भाई हम इसको क्या कहते हैं, पोटास एलम कहते हैं। और पोटास कहने का मतलब पोटासियम का फीलिंग आ रहा है, इसमें सोडियम नहीं होगा, इसमें पोटासियम होगा, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग ये करेंगे। तो मेरे भाई आपको कुछ चीज, मेरे भाई इतना बड़ा कंपाउंड को याद नहीं रख पाओगे, लेकिन कुछ चीज है जो किसको आप याद रख सकते हो और इस क्वेश्चन का आंसर आप कर लोगे मेरे भाई। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन कहता है कि मेलाटोनिन की बात करते हैं। एक मेलानिन होता है और मेलानिन पिगमेंट होता है जो हमारे स्किन का पिगमेंट होता है, स्किन का कलर देता है। लेकिन एक मेलाटोनिन होता है जो हमारे पीनियल ग्लैंड से सिक्रेट करता है और ये मेलाटोनिन हमारे नींद को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। तो मेलाटोनिन की बात करते हैं, डोपामाइन की बात करते हैं, यहां पर एड्रेनलिन की बात करते हैं या थायरोक्सिन हार्मोन की बात करते हैं मेरे भाई। ये सभी के सभी हमारे हार्मोन्स हैं और ये हमारे मस्तिष्क के रासायनिक संवेद वाहकों के उत्पादन के लिए होता है। यानी आप ध्यान रखेंगे मेरे भाई, हमारे मस्तिष्क में अगर कोई इंफॉर्मेशन अगर पहुंचता है तो इसी हार्मोन्स की वजह से। और ध्यान रखेंगे ये सहित हमारे मस्तिष्क के रासायनिक संदेश वाहकों के उत्पादन के लिए हमारा होगा। और ये क्या करता, कौन सा एमिनो एसिड को ये क्या करता मेरे भाई, ये हमारा इसके लिए आवश्यक होगा। तो आपको ध्यान रखना है वो हमारा फेनाइल एलानिन जो हमारे होते हैं ये हमारे लिए आवश्यक होंगे। ये एक प्रकार का एमिनो एसिड होता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ये एक प्रकार का एमिनो एसिड है और यही होता है। और इसी फेनाइल एलानिन की कमी अगर किसी में हो जाती है तो वैसी परिस्थिति में मेरे भाई वो मंद बुद्धि का होता है और उसको कहते हैं फिनाइल कीटोनुरिया रोग के नाम से हम लोग जानते हैं। ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग कहते हैं, ये भी क्वेश्चन मैंने आपको कराया है। मॉस की बात करते हैं मेरे भाई। मॉस हमारा ब्रायोफाइट्स होता है और ध्यान रखना प्रजाति के उपयोग ईंधन के रूप में क्यों इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि मेरे भाई हम लोग को ध्यान रखना है कि लंबे समय से ईंधन के रूप में इसको उपयोग किया जाने वाला पीट प्रदान करने के लिए हमारा होता है, जो कि घटिया क्वालिटी का हमारा कोयला माना जाता है। पीट मेरे भाई घटिया क्वालिटी का कोयला होता है जिसमें हम कहते हैं कि जिसकी हीटिंग वैल्यू बहुत कम होती है। इस तरीके से आप ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं, सभी पौधे और जंतु कोशिका, सभी पौधे एवं जंतु कोशिका से जो बने हैं तथा मेरे भाई यहां पर बोला गया है कि कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई जो होती है उसको क्या कहते हैं। तो मेरे भाई ये जो स्टेटमेंट है ये कोशिका सिद्धांत का स्टेटमेंट है। और जो कोशिका सेल थ्योरी दिया था जिसको कोशिका सिद्धांत कहते हैं, ये आपको कौन दिया था, स्लाइडेन एंड स्वान ने दिया था। ध्यान रखेंगे। वंशानुगति का जो सिद्धांत दिया था मेंडल ने दिया है मेरे भाई। और जैव विकास का जो सिद्धांत दिया है डार्विन ने दिया। ये सब स्टेटमेंट तो आपको याद रहना चाहिए। आगे चलते हैं, अगला कहता है हमारे सामने यहां पर इकाइनोडर्मेटा है और मैंने आपको कई बार बोला है मेरे भाई इकाइनोडर्मेटा संघ के, याद रखना इस संघ के सभी जीव की हम बात करते हैं। संघ के यहां पर सभी जीव की अगर हम बात करते हैं तो इस संघ के सभी जीव, हमारे सभी जीव कैसे होते हैं, तो एक लाइन में आप कहेंगे संघ के सभी जीव समुद्री होते हैं। तो होते हैं मेरे भाई इस तरीके से आप ध्यान रखेंगे। यानी अगर इकाइनोडर्मेटा समझ गए तो समझ लीजिए कि वो समुद्री जीव है, हमारे समुद्र में होता है। अगर हम बात करते हैं इसमें से मेरे भाई आप छांट कैसे सकते हो, अगर गोल कृमि की बात करेंगे तो ये हमारा नहीं हो, चुकी ये प्लेटीहेल्मिन्थेस का होता है। इसी तरीके से हम कहते हैं मेरे भाई जो इकाइनोडर्मेटा संघ के जो जीव होते हैं इसमें हमारा बॉडी कैविटी होता है। इसके अंदर क्या होगा, कहेंगे इसके अंदर बॉडी कैविटी होता है और इसी बॉडी कैविटी को हम लोग क्या कहते हैं, तो प्रगुहा उपस्थित कहते हैं, प्रगुहा होता है। साथ ही साथ मेरे भाई इसमें हमारा क्या होगा, तो यहां पर हम कहेंगे बायलैटरल सिमेट्री होता है। दो भाग में अगर काटेगा तो दोनों पार्ट्स आपस में बट जाते हैं आधे आधे हिस्से में, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं बायलैटरल। ध्यान रखेंगे मेरे भाई, ये हमारा बायलैटरल सिमेट्री के नाम से हम लोग जानते हैं। ये हमारा बायलैटरल सिमेट्री होता है। अगर लंबाई के अनुरूप अगर काटोगे तो दोनों भाग में अलग अलग बांट में बट जाता है। इसके बाद इसमें प्रगुहा उपस्थित होगा और मेरे भाई ये द्विपक्षीय सममिति का होगा, यानी कि इसमें प्रगुहा प्रेजेंट होगा और साथ ही साथ मेरे भाई बायलैटरल सिमेट्री होगा। कहीं ना कहीं ये स्टेटमेंट आपके राइट हैं। तो अगर चपटी कृमि यानी फ्लैट फॉर्म की हम बात करते हैं तो ये हमारा प्लेटीहेल्मिन्थेस का होगा, तो ये तो ऐसे भी हमारा खत्म हो जाएगा। तो मेरे भाई कुछ क्वेश्चंस हमारे ऐसे होते हैं जिसमें ऑप्शंस एलिमिनेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और ऑप्शंस एलिमिनेशन कैसे आएगा, तो ऑप्शन एलिमिनेशन आपको लगातार क्वेश्चंस बनाने से आएगा। आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। लेकिन मेरे भाई हम सभी लोग को प्यार से कहना चाहेंगे कि आप सभी लोग एक बार लाइक बटन जरूर दबाते चले जाइए।
ठीक है, सेशन को शेयर भी कीजिए, लाइक बटन भी दबाइए, तभी जाकर के मेरे भाई अच्छा लगेगा। और एक बार अगर इस तरीके से अगर फ्लो बन जाता है तो बेहतरीन तरीके से आगे की क्लासेस और भी आपको मिलने लगेगी। सेब की कोशिकाओं में मेरे भाई, किसकी बात कर रहा है? सेब जो हम लोग एप्पल खाते हैं, और सेब की कोशिकाओं में कह रहा, हम सभी लोग जानते हैं मेरे भाई कि सेब में कौन सा एसिड होता है। आप सभी लोग मेरे भाई कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा। सेब में मैलिक एसिड होता है। केला में बता दीजिए आप सभी लोग। कहता है कि सेब की कोशिकाओं में कौन से कार्बनिक यौगिक पाए जाते हैं जो मेरे भाई हवा में ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर, देखिएगा सेब को काटिएगा और काटने के बाद थोड़ा देर छोड़ दीजिएगा, तुरंत हवा के साथ रिएक्शन कर लेता है और वह भूरा रंग का हो जाता है। जो सेब आपको इनर पार्ट में व्हाइट दिख रहा था, जैसे ही कट कीजिएगा वो तुरंत क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करता है और अंदर का सरफेस कैसा, तो मेरे भाई भूरा हो जाता है। ये सेब में ही नहीं होगा, ये केला में भी होता है। ये केला में ही नहीं होगा, ये पोटैटो में भी होता है, क्योंकि मेरे भाई ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करता है। तो आपको ध्यान रखना है कि वैसा कार्बनिक यौगिक बता दीजिए जो हवा में ऑक्सीजन के संपर्क में आने के बाद, जैसा कि हम काटते समय देखते हैं, वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेता है। जब ऑक्सीजन से विक्रिया करेगा मेरे भाई, तो बताइए कि इसमें कौन सा ऐसा चीज पाया जाता है जिसके कारण हमारा होता है? तो इसको हम लोग बोलते हैं मेरे भाई, इसका जो नाम है वो नाम आपको ध्यान रखना है। एक्चुअली में ये हमारा फिनॉल से ही रिलेटेड होता है, और उसको हम लोग क्या कहते हैं, यहां पर हम कहते हैं कि ये हमारा यानी पॉलीफिनॉल ऑक्सीडेज का निर्माण कर लेता है। उसके अंदर क्या होगा मेरे भाई, तो ये जो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है और ये क्या बनाता है, यहां पर पॉलीफिनॉल, ध्यान रखेंगे ये हमारा पॉलीफिनॉल ऑक्सीडेज की हम बात करते हैं। पॉलीफिनॉल यहां पर ऑक्सीडेज की हम बात करते हैं, और इसी के कारण वो क्या होता है मेरे भाई, भूरा रंग आपको दिखने लगता है। इसी कारण भूरा रंग आपको होता है। लेकिन ध्यान रखना मेरे भाई, अगर काटने के बाद अगर वो भूरा रंग अगर मिलता है तो यहां पर कहेंगे ऑक्सीडेशन होता है। यहां पर क्या होगा मेरे भाई, तो ऑक्सीडेशन होता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ऑक्सीडेशन होता है यानी कि ऑक्सीकरण होता है, और ऐसी परिस्थिति में भूरा दिखता है। तो ये हमारा फिनॉल के कारण होगा, जिसको हम लोग फिनॉल यहां पर दिख रहा होगा, हम कहेंगे पॉलीफिनॉल ऑक्सीडेज उसमें प्रेजेंट होता है, जिसके कारण आपको ऐसा दिखता है। तो ये सिर्फ हमारा यहां पर सेब में नहीं होगा, बनाना में भी होगा, पोटैटो में भी होता है। जो भी भूरा रंग का हम लोग को दिखता है उन सभी में होता है। तो ये केमिकल, ये चीज की हम बात करते हैं, इसको पॉलीफिनॉल ऑक्सीडेज की बात करते हैं। इसी का वो फॉर्मेशन करता है और भूरा रंग आपको दिखाई देता है। आगे चलते मेरे भाई, अगला कहता है कि एक प्रजनन रणनीति की बात करते हैं, उसका नाम बता दीजिए जिसमें परजीवी एक ही प्रजाति या विभिन्न प्रजाति के अन्य जीव की देखभाल का लाभ उठाता है, जिसमें वे अपने बच्चे को पाल सकता है। मेरे भाई जैसे कोयल का नाम सुने होंगे कि कोयल क्या करता है, दूसरे के घोंसला में घुस करके मेरे भाई क्या करता है, तो वहां पर अंडा को सेकता है। ये बात आपने सुना होगा। तो ये कोयल वगैरह की ही कहानी है, उसको हम लोग कहते हैं मेरे भाई क्या, तो कहेंगे यहां पर बेबी पैरासिटिज्म के नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग यहां पर सब परजीविता कहते हैं। इसका दूसरा भी नाम होता है मेरे भाई, इसको हम लोग बोलते हैं ब्रूड परजीविता के नाम से भी जानते हैं। ध्यान रखिएगा, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसी को हम लोग यहां पर ब्रूड परजीविता भी कहते हैं। इसको हम लोग यहां पर ब्रूड परजीविता के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ऐसे संबंध को हम लोग ब्रूड परजीविता के नाम से जानते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है। तो ये ब्रूड परजीविता जो होता है मेरे भाई, कोयल वगैरह में ऐसा देखने को मिलता है। किसमें, तो कोयल की बात करते हैं। तो कोयल मेरे भाई दूसरे के घोंसला में जाकर के क्या करता है, तो बच्चा को सेकता है। इस तरीके से ध्यान रखेंगे, कोयल में ये चीज देखता है। ये हमारा यहां पर ब्रूड परजीविता कहलाता है। ऐसे संबंध को ब्रूड परजीविता कहते हैं। इस बात को ध्यान रखेंगे। आगे बात करते हैं मेरे भाई, कौन सा आहार नालिका है। हम सभी लोग जानते हैं मेरे भाई, जो हमारा आहार नालिका होता है वो कहां से स्टार्ट होता है, क्योंकि हमारा जो मुख्य गुहिका होता है यहां से स्टार्ट होता है, हमारे मुंह से शुरुआत होता है। इसके बाद हम क्या जाते हैं, तो कहेंगे यहां पर हम एसोफेगस की हम बात कर लेते हैं। ये हमारा एसोफेगस की कहानी है। एसोफेगस के बाद कहां होगा मेरे भाई, तो हम कहेंगे ये हमारा कहां पे, तो इस तरीके से हम कहेंगे हमारे स्टमक की अगर बात कर लेते हैं, ये हमारे स्टमक या फिर हमारा पैंक्रियाज भी यहां पर अवेलेबल होगा। हम कहेंगे यहां पर पैंक्रियाज की भी हम बात करेंगे। साथ ही साथ मेरे भाई हम कहेंगे यहां पर हमारे स्टमक की हम बात करते हैं, और स्टमक की बात अगर बात करते हैं तो हम कहेंगे यहां पर हमारा छोटी आंत भी होगा। छोटी आंत के बाद मेरे भाई यहां पर हमारा बड़ी आंत भी होगा, और बड़ी आंत इस तरीके से कहेंगे कि बड़ी आंत के बाद हमारा इस तरह से मेरे भाई रेक्टम होता है, जिसकी बात हम करते हैं। ये यहां पर बड़ी आंत का ही भाग रेक्टम होता है, जिससे मल बाहर निकलता है। तो ये एक आहार नलिका हमारा होता है। और इस तरीके से मेरे भाई क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन से इसमें से आहार नलिका है, तो हमारा एसोफेगस ये आहार नलिका होगा, जिसको हम लोग ग्रास नली के नाम से भी जानते हैं। और इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे यहां पर ऑप्शन नंबर सी। मेरे भाई जो लैरिंग्स होता है ये वॉइस बॉक्स के नाम से जानते हैं। हमारी आवाज मोटी है कि पतली है,
ही डिसाइड करता है, इसलिए इसको हम लोग वॉइस बॉक्स के नाम से हम जानते हैं। ये आहार नली में नहीं आता है मेरे भाई, इस बात को ध्यान रखेंगे। थाइमस ग्लैंड हमारे छाती के नीचे होता है और ये थाइमस ग्लैंड बुढ़ापे में मेरे भाई विलुप्त हो जाता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। बाद बाकी यहां पर इस क्वेश्चन के आंसर्स जो है वो नीट एंड क्लीन आपको दिख रहा है कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। कैसा लगा ये सेशन मेरे भाई, आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताएंगे। हमको लगता है कि दिनों दिन अगर आप पढ़ते रहिएगा आपके कॉन्फिडेंस लेवल मेरे भाई एकदम बढ़ेंगे, और ये श्योरिटी के साथ आप मेरे से लिख लीजिए कि जो मेहनत करेगा उसका रिजल्ट कंफर्म है, जो मेहनत नहीं करेगा कामचोर होगा, उसका रिजल्ट कभी नहीं हो सकता है। लेकिन जो मेहनत दिन दुना रात चुगना, चाहे वो कितना भी एवरेज स्टूडेंट है, कितना भी नॉर्मल स्टूडेंट है, फर्क नहीं पड़ता है। आप अपने मेहनत को बढ़ा दीजिए, सफलता आपके साथ आएगी।